सो वेलकम टू अल्टीमेट HTML क्रैश कोर्स। तो इस वीडियो में हम लोग HTML शुरू से लेकर अंत तक सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस वीडियो देखने से पहले प्री रिक्वेस्ट किया है? तो कुछ भी प्री रिक्वेस्ट नहीं है, आपके पास बस एक लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स इट, और आपके पास अपना टाइम होना चाहिए, बस इससे आप HTML सीख सकते हो। तो ये वीडियो एक्चुअली हम 4 पार्ट ऑफ सीरीज में बना रहे हैं, जिसमें सबसे इस वीडियो में हम लोग HTML सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में CSS, उसके नेक्स्ट पार्ट में जावास्क्रिप्ट, और फोर्थ पार्ट में हम लोग इन तीनों को यूज करके एक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ओके, तो अगर आपको हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन तीनों के बारे में बताएं तो HTML आप बॉडी में समझ सकते हो कि स्केलेटन है, ठीक है, जैसे बोन्स हो गया, तो ये आपका क्या HTML है जो एक बेसिक ढांचा तैयार कर देता है। CSS आपका क्या हुआ? CSS आपका हुआ जैसे मसल्स हो गया, बॉडी हो गया, जो कि आपको सुंदरता प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका क्या है? CSS है। देन आपका जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट आपका ब्रेन है, जो कि फंक्शनैलिटी डालेगा उस चीज़ में। तो सबसे पहले हम लोग अपना स्केलेटन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको कलरिंग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें ब्रेन डाल देंगे, और इससे हम लोग चौथा वीडियो में क्या बना लेंगे? एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो ये तीनों हम लोग अक्सर यूज किया जाता है, किसी को भी अगर सीखना, अगर आपका HTML स्ट्रॉन्ग है तो ये हर चीज़ है, क्योंकि HTML पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट HTML ही है जो SEO हो गया आपका, ये सबको कॉन्कर करता है, ठीक है। तो अगर आपका HTML ठीक रहेगा तो ही आपका SEO भी काम करेगा। तो अगर आपको SEO अपने वेबसाइट का सही रखना है तो आपको ये HTML जरूर देखना है। इसमें हम लोग SEO का भी बात किए हैं कि SEO क्या है, आखिर मेटा टैग क्या होता है, कहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसीलिए HTML सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको आगे कुछ भी, जैसे कि आप नेक्स्ट में अगर फ्रेमवर्क सब भी सीखते हो तो HTML सीखना बहुत ज़रूरी है। HTML हर जगह है, अगर आप वेब डेवलपमेंट पे हो तो आपको HTML सीखना ही चाहिए, ये मस्ट है। और ख़ास बात क्या है, HTML सीखने के लिए कुछ भी प्री रिक्वेस्ट नहीं है। अच्छा, तो इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है, तो क्या HTML एक लैंग्वेज है? तो नहीं, HTML एक लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होता है, जावा लैंग्वेज होता है, C++, ये सब एक लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज नहीं है। HTML जस्ट एक मार्कअप टाइप का चीज़ हो गया, जो कि हम लोग एक ब्राउज़र को देते हैं और ब्राउज़र उसके विपरीत हम लोग को कुछ देता है। इसमें कोई कंडीशनिंग आप नहीं कर सकते हैं, इफ एल्स वाला या फॉर लूप नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो इतना हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि HTML सीखने के लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है। प्री रिक्वेस्ट इन द सेंस कि आपके पास लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए। लैपटॉप तो आपके पास है, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में भी हो सकता है, बट हम रिकमेंड करेंगे लैपटॉप पे, और हम कोर्स भी आपको लैपटॉप में ही टीच करेंगे। वैसे मोबाइल पे ही मिलता है कुछ ऐप जो HTML जिससे आप देख सकते हैं। और एक खास बात, ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, बट ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, इतना HTML होना ही चाहिए। ये बहुत ही छोटा कोर्स है, आपको 1.5 घंटे में मिल रहा है ये कोर्स। ये बहुत ही छोटा कोर्स है, इसमें आप समझ नहीं रहे हैं कि कितना सारा HTML डाल दिया गया है, तो इतना आपको मस्ट सीखना चाहिए। हम कुछ वीडियो देखें जहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है कि 10 मिनट में HTML सीख लो, वो वीडियो बिल्कुल भी बेकार होता है, मतलब सॉरी बट बेकार ही होता है। ओके, तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं डेस्कटॉप पे और हम लोग देखते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर में, ताकि हम लोग HTML स्टार्ट कर सकें। सबसे पहला है, हमारे पास होना चाहिए कोड एडिटर। तो अब कोड एडिटर में हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबलाइम एडिटर हो गया, VS कोड हो गया, बट और भी डिफरेंट एटम हो गया, बट हम आपको यहाँ पे रिकमेंड करेंगे VS कोड, ठीक है। तो अब VS कोड डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली VS कोड सर्च करना है गूगल पे। अब जो भी यहाँ पे साइट आ गया है, इस पे जाना है और इसमें VS कोड सिंपली अपने सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे विंडो, मैक, आपका जो भी लिनक्स होगा, सबके लिए ब्राउजर ये मिलता है, तो हम इसीलिए VS कोड को ही चुने। और VS कोड लगभग अब सब यूज़ कर रहा है, तो आपको VS कोड ही यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छे फीचर्स है इसके अंदर। तो VS कोड आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ईजी है, डाउनलोड आप कर ही लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप इतना आप कर लोगे। VS कोड इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने सिस्टम पे। अगर नहीं आ रहा है तो इसके भी एक वीडियो आप एक यूट्यूब पे सर्च मार लो, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड, आपको मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हो VS कोड, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद एक ऑप्शनल है गिट बैश, ये आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, आपका मर्जी, ठीक है। गिट बैश है, आपको इसके लिए भी सर्च करना है गिट बैश गूगल पे। गिट बैश यहाँ पे सर्च करने पे जो ये लिंक आया है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और इस क्लिक करने के बाद जो भी आपका आता है, इसको अपने ब्राउजर के मतलब सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपका जो भी है सिस्टम है, प्रेफरेंस है। और ये भी आई होप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो इसका ही वीडियो मिल ही जाएगा यूट्यूब पे, हाउ टू इंस्टॉल गिट बैश। तो आप ये दो चीज़ को इंस्टॉल कर लीजिए, VS कोड एंड गिट बैश। इतने के साथ आपका प्री रिक्वेस्ट खत्म हो जाता है। अब आपको बस चाहिए एक शांति सा एनवायरनमेंट, जहाँ पे कि आप HTML सीख सको और साथ साथ थोड़ा बहुत कोड कर सको। पहले तो हम बोलेंगे इस वीडियो को लगातार देख लीजिए आप एक कंप्लीट वे में, और उसके बाद आप फ्यूचर में इसके वीडियो को देखते देखते साथ कोड भी कर सकते हैं, ठीक है। खास बात क्या है कि आपको इस वीडियो में जो भी हम कोड करेंगे उस सारा कोड आपको मिलेगा, कोड फाइल, एक उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, बट उसको अभी चेक नहीं करना है, पहले पूरा वीडियो देख लेना है, उसके बाद उस लिंक पे जाना है। तो हम जो भी कोड करेंगे, जो भी आपको हम फाइल्स दिखाएंगे, PPT सारा का लिंक ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है, आपको सारा कुछ रिसोर्सेस मिल जाएगा, ताकि जब भी आप फ्यूचर में रिवाइज करना चाहो तो आपको ये वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं देखना पड़े, सिंपल आप वो फाइल देख सकते हो और सीख सकते हो।
ठीक है, तो इतना कुछ आपको मिल रहा है, तो इस कोर्स को स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है। और कोर्स स्टार्ट अब होने वाला है, तो स्टार्ट होने से पहले आपको ये एक चीज़ बताना है हमको कि अभी आपको HTML कितना आता है, कि आप पूरी तरह बिगिनर हो, 0 आता है आपको, या आपको थोड़ा बहुत आता है। अगर आपको खुद को रेट करने के लिए कहा जाए कि 5 में से आप अपने आप को HTML में कितना नंबर दोगे, तो आप बताओ कितना नंबर दोगे रेट में 1 से 5 लेके, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गया बातें, अब हम लोग सीधा चलते हैं कंप्यूटर पे। आई होप आपका VS कोड एंड गिट बैच इंस्टॉल हो गया होगा, और हम लोग चलते हैं सिस्टम पे और अपना वीडियो टर्न ऑफ कर लेते हैं और आपको बताते हैं HTML। ओके, तो मैंने अपना कैमरा टर्न ऑफ कर लिया है ताकि आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे हो। तो अगर आपका तीनों चीज़ डाउनलोड हो चुका है, विजुअल स्टूडियो कोड, गिट बैश, सॉरी 2 चीज़ ही, तो आप कंप्लीटली रेडी हैं HTML लिखने के लिए प्रोफेशनली। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे भी आपको फाइल सेव करना है वहाँ पे आपको आना है। जैसे कि हम HTML कोर्स एक फ़ोल्डर बना दिए, इसके अंदर हम सारा फाइल सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे जाएंगे गिट बैश हेयर। अगर आप गिट बैश डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसके बारे में बताएंगे कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली विंडो में सर्च करके विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। तो हम लोग यहाँ गिट बैश से ओपन करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। जैसे ही हम लोग कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो ये मेरा गिट बैश जो है, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर देगा। ये एक शॉर्टकट है, तो जहाँ पे भी हमको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना रहता है हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अगर आपको डिफरेंट तरीका से आते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च आइकॉन पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड सर्च कीजिए, और फिर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे फाइल में जाने के बाद जहाँ पे भी आपको ओपन करना है, जैसे ओपन फोल्डर पे जाके उस फोल्डर पे आप जा सकते हैं। तो अब हम लोग HTML कोर्स फोल्डर के अंदर हैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसका नाम चलिए हम लोग रख देते हैं फर्स्ट डॉट। यहाँ पे हमेशा याद रखना है एक्सटेंशन जो है HTML होना चाहिए, HTML। ठीक है, तो ये मेरा एक्सटेंशन होना चाहिए, मैंडेटरी है HTML फाइल लिखने के टाइम में। तो ये जो .html यही बता रहा है कि ये HTML फाइल है, तो ये लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जब भी HTML फाइल क्रिएट करें, ये .html एक्सटेंशन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जैसे हम क्रिएट कर लिए, तो यहाँ पे हम फर्स्ट .html मेरा क्रिएट हो गया है। अब हम फर्स्ट .html के अंदर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही क्रिएट हो गया हम यहाँ पे चलिए कुछ भी लिख देते हैं। जैसे हम लिखते हैं विवेक वेलकम यू। कोई भी टैग हम नहीं डाले हैं, सिंपली इसको करके आप फाइल में जाके आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे इसका शॉर्टकट दिख रहा है Ctrl+S, तो आप Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, जो कि हम लोग करेंगे फ्यूचर में। तो अभी जैसे ही सेव हो गया तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी फोल्डर में जाएंगे, आपको हम एक अच्छा तरीका बताएंगे, और यहाँ पे हम first.html पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम first.html पे क्लिक करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरा आ चुका है विवेक वेलकम यू। तो विवेक वेलकम यू जैसे ही यहाँ पे मेरा आ गया है, आप देख सकते हैं बिना कोई टैग का आ चुका है। तो अब हम लोग समझेंगे कि टैग्स कैसे लाते हैं, क्या होता है इसका। तो हम इसको हाइड कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको first.html को हम लोग फर्दर रीड करते हैं, उससे पहले आपको हम कुछ बता देते हैं। तो ये एक हम PPT तैयार किए हैं आप लोग के लिए HTML कोर्स का। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट का टाइप बताना होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन करना होता है। जैसे कि HTML में भी HTML बहुत सारा तरह का होता है। HTML5 है, इससे प्रीवियस इसका कुछ वर्जन है, जैसे HTML4.01, देन XHTML1.1 था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमको HTML यूज़ करना है तो उससे पहले हमको डिक्लेरेशन करना है, जो कि डिक्लेरेशन ये है, ये लाइन बस आपको स्टार्टिंग में ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग इस लाइन को ले लेते हैं, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो इसको भी हटा के हम HTML5 लिख देते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें समझते हैं कि क्या क्या मेरा टैग्स होता है। तो ये मेरा टैग का कुछ सिंटेक्स है। तो ये मेरा स्टार्ट टैग है, ये इन टैग है, और यहाँ पे बीच में कंटेंट रहता है, और ये टोटल को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। तो यही HTML का मेन चीज़ जो आपको समझना है कि इसका टैग सिंटेक्स क्या होता है। तो टैग सिंटैक्स आप समझ गए, जैसे कि हम लोग कोड में जाएंगे आप और बेहतर समझ पाइएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका समझ जाते हैं कि टोटल कोड को कैसे लिखा जाता है। तो टोटल HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का कुछ होता है। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप बता दिए हैं, टेलर द वर्जन ऑफ HTML, तो यहाँ पे हम वर्जन बता दिए। जैसे यहाँ पे लिखिए HTML5 बता दिया है इसको, और यहाँ पे जस्ट उसको हम लोग को क्या करना है HTML। तो यहाँ पे हम टैग क्या बताएं कि कोई भी टैग जब भी स्टार्ट होगा तो सिमिलरली वो एंड होगा। जैसे कि हम एक टैग यहाँ पे लिख रहे हैं HTML, तो जैसे ही हम HTML टैग लिखें तो ये देखिए, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड किए तो खुद ही उसको एंड कर दे रहा है HTML टैग से। तो इस तरह से उसको ऐड किया जाता है। कभी भी जो भी टैग को आप स्टार्ट करेंगे उसको एंड आपको करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। जस्ट BR जैसे ये ब्रेक टैग है, इसके केस में ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं इसको एंड करने का। बट जो भी टैग अदरवाइज मेनली जो भी टैग स्टार्ट हो वो एंड होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
यही मेरा टैग सिंटेक्स है, उसके मीट में जो रहेगा वो मेरा एलिमेंट होगा इसका, जैसा कि यहाँ पे कंटेंट होगा। ये टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो अब हम लोग HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टार्ट और एंड में हमेशा HTML के अंदर रहना चाहिए जो भी चीज़ रहेगा। उसके बाद हमारा आता है हेड एंड बॉडी। तो हम लोग क्या होता है कि अब जो भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे HTML के अंदर, हम लोग दो चीज़ बनाएंगे, इसके अंदर दो ही चीज़ बनाते हैं। एक होता है हेड, ठीक है, हेड के अंदर कुछ होता है, और एक होता है हमारा बॉडी, और बॉडी के अंदर कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए बॉडी। अब देखिए अगेन होता है, अब यहाँ तक समझ गए हेड ऑन बॉडी। अब देखिए हेड क्या होता है, हेड बेसिकली हेड हमेशा वो होता है यूज टू कंटेंट पेज HTML लाइक मेटा डेटा। ये डेटा जो भी हेड के अंदर आप रखोगे वो मेरा दिखेगा नहीं। इसके अंदर हम क्या क्या रखते हैं, जैसे कि CSS फाइल को हमको लिंक करना रहता है, जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना रहता है, और भी बहुत सारा मेटा डेटा होता है जो कि आप आगे चल के समझिए। जैसे गूगल के लिए हम लोग डालते हैं कि गूगल सर्च इंजन में मेरा सर्च जल्दी हो जाए, वो सब के लिए मेटा डेटा डालना होता है, जो कि हम लोग हेड के अंदर डालते हैं, जो कि हम लोग शो कर नहीं करना चाहते हैं। जो भी चीज़ हम लोग को शो करना होता है वो हम लोग डालते हैं बॉडी के अंदर, और जो भी चीज़ इस टाइप का चीज़ होता है जैसे कि लिंक करना हो गया, मेटा डेटा हो गया, टाइटल हो गया, ये सब हम लोग डालते हैं हेड के अंदर। तो चलिए सबसे पहले आपको हम टाइटल डाल के दिखा देते हैं हेड के अंदर। तो जैसे ही हम इसके अंदर टाइटल डालेंगे, ये रहा मेरा टाइटल, और हम लोग यहाँ पे क्या टाइटल डाले, फर्स्ट, चलिए कुछ भी डाल देते हैं। तो जैसे ही मैं टाइटल डाले तो आप देखेंगे इस पेज के अंदर ये कंटेंट तो हम हटा चुके हैं, तो ये कंटेंट सारा हट गया, लेकिन यहाँ पे मेरा बन चुका है फर्स्ट विवेक, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप इसके अंदर डालिएगा हेड का टाइटल के अंदर, वही चीज़ मेरा इस पे आएगा, इस जगह पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा आता है बॉडी। तो हेड में हम लोग अभी यही समझते हैं, तक समझते हैं, बाकी जो मेरा SEO के लिए हम लोग को जो जो लिखना होता है बाकी, और CSS को लिंक जो भी होता है ये हम लोग फर्दर समझेंगे। अब तक के लिए हम लोग का ये हेड का काम खत्म हुआ। तो चाहे तो आप यहाँ से हेड को बंद भी कर सकते हैं, ये मेरा हेड का काम खत्म हो चुका है क्योंकि, बट हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मेन आते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो बॉडी में अब हमारा क्या क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। तो बॉडी में जैसे सबसे पहले बहुत सारा टैग होता है, जैसे कि आपको हम टैग में बताएं तो एक होता है H1 टैग। H1 से लेके ये हमेशा मेरा जाता है H6 तक, जैसा कि यहाँ पे दिखा भी रहा है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो हम जैसे लिखते हैं H1, तो H1 का क्या मतलब होता है, ये टैग जैसे ही इस पर हम डालेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं हेड वन। हेड वन जैसे हम लिखते हैं तो इसका क्या होता है कि ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जैसे HTML का, जैसे कि ये खुद ब खुद एक साइजिंग कर रहा है। जैसे कि हम जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा आ गया हेड वन, और हम हेड टू लिखेंगे तो इससे छोटा होगा, तो ये बेसिकली और इसमें मार्जिन होगा। तो आपको हम दिखाएंगे ये भी कंटेंट, इसको हम चलिए कर देते हैं हेड टू, और यहाँ पे जैसे ही हम टैग को कर दिए टू, तो ये इससे साइज में छोटा होगा। चलिए इसको देख लीजिए, इसको जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ मेरा आ गया हेड टू। अब इसको मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देते हैं। जैसे हम इंस्पेक्ट करते हैं तब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये H1 है, ये H2 है, ठीक है, और इसका साइज अलग अलग रहता है, और ये दोनों में पैडिंग आप देख रहे हैं जो अलग कलर से है, ये कुछ ना कुछ पैडिंग है जो कि ये डाल दिया है। अब वो आपको बताएंगे, ये इसका डिफ़ॉल्ट पैडिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसका स्टाइल भी खुला हुआ है, तो जिसके भी हम डालेंगे उसका, जैसे इस पर क्लिक किया तो इसका स्टाइल खुल जाएगा। ये हम कहाँ से खोले हैं, इसके लिए आपको जाना है Ctrl+Shift+I, या ये थर्ड एरो जो है यहाँ पे जाके मोर टूल्स पे जाके आपको जाना है डेवलपर टूल्स पे, इससे भी आपको ये मिल जाएगा। बोथ क्रोम एंड एज पे हम भी तो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जाने के बाद आपको जाना है एलिमेंट टैग में, और एलिमेंट टैग के अंदर जो भी आप HTML लिखेंगे, HTML इन द सेंस वो क्या रीड कर रहा है ब्राउजर, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अभी तो हम लोग सिंपल HTML लिख रहे हैं, बट सपोज कीजिए हम लोग अपना कोड को रिएक्ट में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग HTML नहीं लिखते हैं, वो रिएक्ट हमारा जो फ्रेमवर्क है वो हमारे लिए HTML क्रिएट करता है। इवन PHP में भी होता है कि हम लोग डायनेमिक लिखते हैं और वो हमारे लिए HTML क्रिएट करता है। तो इन दैट केस भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आखिर वो क्या HTML क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख ही चुके थे कि हम लोग का डॉक्यूमेंट टाइप हम ये लिखे, HTML लिखे, एक्जैक्टली जो हम लोग लिखे हैं वही यहाँ पे आ रहा है। और अब यहाँ पे देखिए हम H1 है, तो H1 क्या हुआ है कि हम यहाँ पे तो कोई स्टाइलिंग किए नहीं है CSS से, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्जिन आ रहा है, और ये खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये होता है डिफ़ॉल्ट HTML। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका हम देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो भी हमारा लिखा रहेगा वो होगा कि हम जो CSS लिखें मेन डॉट स्टाइल के अंदर। बट ये जो हमारा आ रहा है यूजर एजेंट स्टाइल सेट, ये सब होता है डिफ़ॉल्ट। तो ये सब जो हमारा है, इससे अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम जब CSS का बात करेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फॉन्ट साइज़ दिया हुआ है कि कितना साइज का होगा, कितना मार्जिन का होगा, ठीक है। बट इसके अलावा भी हम ये बताना चाह रहे थे इससे आपको कि HTML में खुद का अपना एक CSS होता है, जैसे खुद का प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है H1 H2। बाकी जब से हम CSS लिखने लगेंगे फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, हम चाहे तो H1 H2 H3 सबको सेम साइज का कर सकते हैं CSS से, ठीक है।
तो इसी तरह आपको हम कुछ साइज़ दिखा देते हैं जल्दी से। तो H2 तक हमारा हो गया, हम दिखा देते हैं H3, H4, H5, H6, H7। तो ये रहा हमारा सबसे पहले H3, ये हो गया हमारा H4, H5 और H5, H6। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं। इसको हम कर देते हैं 3 है नंबर, ये है 4th नंबर का, चलिए नंबर में लिख देते हैं 4th नंबर का है, ये 5 का है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए बेसिक। ये हमारा एच टैग हो गया। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते थे H1 में मेरा कहाँ तक है, H1 से H6 तक है, तो हम H6 तक लिख चुके हैं। और यहाँ पे जब हम जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा आ गया H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक। ठीक है, तो ये आप इसका देख सकते हैं, साइजिंग सबका डिफरेंट है। आप चाहें तो यहाँ वापस से इस पर क्लिक करके एक एक पे देख सकते हैं कि वो कौन सा मेरा वो साइजिंग या फॉन्ट साइज जो है वो डिफरेंट कर रहा है। ओके, अब हमारा आता है हेडिंग के बाद हमारा आता है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, ये जो हम सिंपली क्या करते हैं, टैग ओपन करके पी लिखते हैं और ये क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ होता है। अब पैराग्राफ में हम एक इसमें कुछ कंटेंट लिखना है, तो पैराग्राफ में बेसिकली हम वो कंटेंट लिखते हैं जो हमको लॉन्ग कंटेंट कुछ लिखना रहता है। सपोज कीजिए बहुत डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे हम लोग पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग चलिए यूज़ करते हैं लॉरियम का। तो जब भी आप लॉरियम लिख के ये बता सकते हैं लॉरियम लिख के आप ये टैब दबाते हैं, तो आपके लिए ये अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइन या आइटम यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए वो इस टाइप का लाइन लाइक डिफ़ॉल्ट वर्ड जनरेट कर देता है, ताकि आपको लिखना ना पड़े बार बार। या आप अगर इसको हटा देते हैं अगर लॉरियम, तो इसको पहले एक बार आप देख लीजिए, जैसे हम लिखे हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। बट यहाँ पे आपको हम लॉरियम के बारे में बता रहे थे, लॉरियम के बारे। तो ये लॉरियम जो है ये बेसिकली आपके लिए कितना भी नंबर ऑफ वर्ड जनरेट कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए हमको 10 जनरेट करना है, 10 रैंडम वर्ड, तो हम क्या किए, लॉरियम 10 लिख दिए और टैब दबाना है आपको, तो ये मेरे लिए 10 वर्ड जनरेट कर दिया। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारा डेवलपिंग प्रोसेस या कि हम अगर किसी के लिए टेम्पलेट बना रहे हैं तो मेरा ईजी हो गया। ठीक है, तो हमको जैसे कि कुछ ना कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है ज़बरदस्ती का, जैसे नहीं तो हम कुछ भी रैंडम यहाँ पे टाइप करते, तो यहाँ पे एक अच्छा से ये टाइप कर दिया, तो ये हमारा हो गया लॉरियम का। अगर हम इसी टाइप से एक और पैराग्राफ बनाएं, एक और चीज़ अगर आपको हम इसका शॉर्टकट ही बता रहे हैं, तो आप सपोज कीजिए कि आपको पैराग्राफ लिखना है या कोई भी टैग लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ के लिए हमको पी टैग चाहिए होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पी लिख के अगर हम टैब दबाएंगे तो ये हमको सिंपली दोनों पी टैग लिख देगा और उसके मिडिल में डाल देगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, उसके बाद लॉरेम लिखेंगे और सपोज कीजिए इस बार हमको चाहिए 25, हम 25 पर टैब दाबेंगे और ये मेरा सेव हो गया। ठीक है, तो ये मेरे 25 वर्ड जनरेट कर दिए। इससे आपको हम क्या दिखाना चाहते थे, यहाँ पे अगर हम आते हैं वापस से तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच में भी स्पेस है, यानी कि कुछ ना कुछ ये मार्जिन भी छोड़ रहा है। तो ये HTML का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हम कोई भी CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं, विदाउट एनी CSS जो भी मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो सबके बीच में मार्जिन पैडिंग है। अब मार्जिन पैडिंग देखने का एक और तरीका है कि सपोज कीजिए कि हमको देखना है इसका मार्जिन पैडिंग, हम इस पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा बॉक्स जनरेट हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। बट अभी आप देखें तो इसका जो सबसे मिडिल में ये मेरा कंटेंट है, तो आपको देख सकते हैं इसका कंटेंट। देन यहाँ पे जो भी आ रहा है वो पैडिंग है, तो कुछ भी पैडिंग नहीं है। यहाँ पे मेरा बॉर्डर है, नो बॉर्डर, और यहाँ पे जब आते हैं तो मार्जिन, तो देख सकते हैं इसको मार्जिन दिया गया है 16 का। ठीक है, अब क्या होता है बॉर्डर, क्या पैडिंग, ये सब हम फर्दर बात करेंगे, बट आपको एक हम बेसिक आइडिया देते हुए जा रहे हैं हम। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे टैग के बारे में बात करें तो हम लोग क्या कितना सारा टैग सीख लिए हैं, H1 से H6 तक, और देन पी टैग। अब एक आता है आपका बी आर टैग। अब ये क्या करता है बी आर टैग, सपोज कीजिए कि हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये मेरा 20 वर्ड का पैराग्राफ है, बट यहाँ पे हमको इस पे इंटर करके हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक इस ब्लैंक लाइन छोड़ें और इसको हम सेव करते हैं, और जब जाके हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या स्पेस डालते हैं, क्या करते हैं कि लाइन ब्रेक करते हैं, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये अपना स्पेस को तो काउंट करता है बट लाइन ब्रेक नहीं करता है। तो सपोज कीजिए बट हमको अगर लाइन ब्रेक करना है तो हम लोग किस टैग का यूज़ करेंगे, बी आर टैग का। बी आर टैग लगा के हम जहाँ पे भी छोड़ देंगे और वापस से अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन एक ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और हमको अगर और स्पेस डालना है, बीच में और एक लाइन छोड़ना है, तो हम एक और बी आर टैग लगा देंगे। हम एक और बी आर टैग लगा के अगर हम सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और लाइन छूट चुका है। अब यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि हम यहाँ पे स्पेस दे या ना दें, हम अगर इसको हम ख़त्म भी कर दें, इसको हम एक लाइन में ही कर दें सबको, फिर भी ये मेरा लाइन ब्रेक कर देगा। तो ये बी आर टैग का मतलब, जिसको यहाँ जिसके बारे में हम आपको स्टार्टिंग बताए थे, इसको कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए। इवन आप दे भी सकते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, बट HTML5 में कोई भी सेल्फ क्लोजिंग टैग भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है वो आपको हम बताएंगे फर्दर। सेल्फ क्लोजिंग टैग बेसिकली यही होता है, जो भी टैग को अगर कोई भी
जैसे कि कुछ भी स्टार्ट हो, जैसे हर को हम बताए थे स्टार्ट होता है उसको एंड भी करना पड़ता है। तो जैसे इस केस में हम लोग कैसे इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, हम लोग सिंपली ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया सेल्फ स्टार्ट होकर एंड हो गया। जैसे और भी बहुत सारे टैग है, जैसे इमेज टैग है, ये सबको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। आगे रिफ्रेश करते हैं, सेम चीज़ रहेगा, कोई भी एरर या इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि 3 चीज़ हम इसमें पॉइंट आउट किए हैं। तो सबसे पहला है कमेंट। तो होता क्या है कि जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिख रहे हैं, अब हमको जब बहुत सारा कोड हो जाता है तो हम लोग को समझना होता है कि आखिर वो कोड क्या था। सपोज करो आप 2-3 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो कहाँ पे कौन सा कोड लिखे थे, इसके लिए कुछ-कुछ कमेंट होता है जो कि हम रिमेंबर करने के लिए रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही है, तो जैसे कि आपको ये फाइल हम फर्दर देंगे, तो जब आप इस फाइल को देखो और समझ जाओ कि कहाँ पे कौन सा टैग है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट का क्या तरीका होता है, तो ये जैसे कि एक कमेंट है, तो कमेंट में सिंपली क्या होता है कि आपको स्टार्ट करने के लिए ये डालना होता है और एंड करने के लिए ये डालना होता है, बस यही एक कमेंट। और इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ये आपका कमेंट होगा, मतलब कि इसको आपका ब्राउज़र जो है रीड नहीं करेगा, ये बस आपके लिए डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए है। तो आप अगर कुछ भी लिखते हो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आप जो भी लिखते हो वो आपका कमेंट कंसीडर किया जाएगा HTML में। तो जैसे कि हम इसके अंदर लिख देते हैं, ये मेरा हेडिंग टैग है, ठीक है। हेडिंग टैग से पहले हम यहाँ पे चलिए आपको हम ये वापस से डाल देते हैं कि मेरा जो था वो वापस से हम कर देते हैं दिस इज़ कमेंट टैग, और हम यहाँ पे इसको एक नया टैग बनाते हैं। अब देखिए आपको ये टैग बनाने का एक और तरीका है, आप सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आपका है, यहाँ पे स्लैश साइन है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी मेरा ये कमेंट का एक शॉर्टकट है ये, ठीक है। बाकी आप तो देख ही रहे हैं कि कमेंट में आखिर आपको क्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये मेरा क्या है, हेडिंग टैग। और यहाँ पे मेरा क्या है, ये पे हम लिख देते हैं, ये मेरा है पैराग्राफ। ये मेरा 2 टैग है, इससे हम कमेंट इसको बता सकते हैं। तो दूसरा हम आपको बताना चाहते थे लाइव सर्वर के बारे में। लाइव सर्वर से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको कि जैसे कि इस फाइल का नाम हम रखे हैं first.html, बट होता क्या है जब हम रियल में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कि आपको हम दिखा सकते हैं, एक मेरा प्रोजेक्ट है पर्सनल पोर्टफोलियो, एक हम बनाए थे कभी, जो कि मेरा बेसिक HTML पे ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम अभी पर्सनली किए हुए index.html पे, बट इवन अगर हम index.html हटा भी देते हैं तो मेरा एक किस पे लोड होगा, सेम ही पेज को लोड करेगा। मतलब कि अगर आप कोई भी साइट को लोड करते हैं तो वो उसका कौन सा फाइल को रीड करता है, index.html को रीड करता है। अगर वो HTML CSS से सिंपली बना हुआ है तो वो उसका index.html को रीड करेगा, तो आपका फाइल में जो भी index.html रहेगा वही आपका मेन पेज बन जाएगा, लैंडिंग पेज, ठीक है। उसके बाद अगर जो डिफरेंट डिफरेंट पेज, जैसे कि हम इस बटन पे जाते हैं अबाउट पे, तो मेरा about.html जो पेज हम बनाएंगे उस पे जाएगा, बट मेन जो पेज होगा मेरा, वो मेरा index.html को ही रीड करेगा। अगर हम index.html हटा सकते हैं, हम सिंपली vivek.org.in पे जाएंगे, तो वो मेरा किसको रीड करेगा, index.html को। तो जैसे कि हम इस पेज का नाम क्या रखे हैं, first.html, तो चलिए इसको हम रीनेम कर लेते हैं किससे, index.html से। अभी तो इस सबका कोई काम है नहीं, बट फिर भी एक रेफरेंस के लिए, जो कि एक इसका पर्पज़ है कि आप प्रो बनो, तो index.html रखना चाहिए, तो मैं index.html कर लेते हैं इसको। देन एक इसमें आता है आपका कि आप देख रहे हो कि हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे चलिए आपको लिखते हैं विवेक पैराग्राफ में, तो ये मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हम यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, कहीं विवेक नहीं आया। हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, सॉरी, ओके, हाँ, first.html अब नहीं रहा मेरा, यहाँ पे क्या बन चुका है, ये index.html। एक बार हम फिर से इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को, इसको भी हमको रिफ्रेश करना, या index.html बन चुका है, तो क्यों फाइल नेम बदल गया था इसलिए वहाँ पे नहीं आ रहा था। तो अब हम देख सकते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको क्रोम में भी ओपन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अब मेरा ये आता है, कोई भी चेंज होने पे, रिफ्रेश होने पे। हम वापस एक बार आपको दिखा देते हैं, विवेक सिंह लिखते हैं जैसे हम, और अगर हम वापस से ब्राउज़र पे जाते हैं, देख सकते हैं कुछ भी रिप्ले नहीं हुआ। हम एक बार अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये अपडेट होता है। बट अगर सपोज करो हम साइड बाय साइड इसको कर रहे हैं, जनरली जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, साइड बाय साइड इसको ऑन कर लेते हैं, और जो भी हमको लिखना होता है हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे चेंज हो जाए। जैसे हम विवेक बीच में सिंह के बीच में हम कुमार लिखते हैं, तो हम कुमार लिखें और हम इसको सेव किए, तो हम यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे तो मेरा ये अपडेट हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए है मेरा एक्सटेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब टैब का मतलब है, इसका क्या नाम है, एक्सप्लोर। ये है सर्च, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो। ये आपका सोर्स कंट्रोल है गिट विट के लिए, यहाँ पे रन एंड डिबग है। और ये नेक्स्ट में जो मेरा है, ये एक्सटेंशन, जिसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट और एक्स, ठीक है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, हम सबसे पहले हम सर्च करके रखे हुए हैं लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर जो दिख रहा है, जो कि ऋत्विक दे के द्वारा है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। आप ये लाइव सर्वर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, तो ऋत्विक दे का ही यूज़ कर रहे हैं अभी।
तो हम इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है मेरा, इंस्टॉलिंग, और लेट्स सी क्या इंस्टॉल होके होता है। तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया लगभग। शायद रीलोड मांगे या ना मांगे, तो ये करेंटली इंस्टॉलिंग पे है। तो जब ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका क्या फ़ायदा है कि जब इसको हम ऑन कर देंगे तो ये मेरे लिए एक सर्वर एक तरह से ऑन कर देगा। तो जैसे ही हम कुछ भी रिफ्रेश करके इसको हम सेव करेंगे तो ये सिंपली मेरा क्या करेगा, उस पेज को रीलोड कर देगा। तो जैसे कुछ भी हो, PHP हो या किसी के लिए भी हो, ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पेज पे आएंगे index.html पे, इसको अब हटा देना है, आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मेरा पे आ गया है क्लिक टू रन लाइव सर्वर। हम सिंपली क्या करेंगे, गो लाइव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मेरा एक सर्वर ये ऑन कर दिया है और यहाँ पे सर्वर को खोल भी दिया है। ये मेरा पेज रहा, इसको हम क्रोम में ऑन कर देते हैं। डेवलपमेंट हमको लगता है क्रोम में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर्सनली मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पेज को रिप्लेस कर देते हैं इससे। अब अगेन हम इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, जो कि मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये मेरा क्रोम रहा, इसको हम इस साइड खोल लेते हैं, ये रहा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये बेस्ट है। अब हम कुछ भी रिप्लेस करते हैं, जैसे विवेक सिंह है, हम यहाँ पे हाई लिखते हैं, हाई लिखें और हम इसको सिंपली सेव किए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ सेव किए इस साइड भी अपडेट हो जा रहा था। हम हेड 1 में आपको करके दिखा देते हैं। हेड 1 के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे विवेक। जैसे हम विवेक लिखें, सेव किए, तो देखिए तुरंत आ गया। हमको कोई भी रिफ्रेश करने का नहीं है, ये ऑटो रिफ्रेश हो रहा है। ये डेवलपमेंट जस्ट आपका ईजी कर देता है। या तो हम तीनों पॉइंट कवर कर लिए। तो चलिए अब ये तीनों पॉइंट कवर हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अब HTML सीखने पे। इसके बाद मेरा पे आता है कि एलिमेंट होता है। एलिमेंट मेरा क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्लॉक लाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो अभी तक हम लोग जो जो एलिमेंट पढ़े, जैसे कि पी टैग पढ़े और H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये सब मेरा ब्लॉक लेवल था। ब्लॉक लेवल का क्या मतलब होता है, ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और ब्राउजर जो है ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ स्पेस यानी कि मार्जिन ऐड कर देता है। जैसे कि आपको हम शुरू से एम्पैथाइज कर रहे थे इस बात पे कि जैसे कि इस सब के बीच में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ गैप दे दिया है ब्राउजर ही, हमको कोई भी गैप डालने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये सब मेरा क्या है, ब्लॉक लेवल है। अब टू कॉमनली जो है मेरा पी और डिव है। तो डिव अभी तक हम यूज़ नहीं किए, इसको भी हम यूज़ करके देख लेंगे, सिमिलर ही है। तो डिव मेरा बेसिकली क्या होता है, ये मेरा एक डिफाइन करता है डिवीजन या सेक्शन इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो हम लोग डिव के अंदर जैसे कि H1 H2 H3 सबको लिख सकते हैं, एक मेरा सेक्शन को डिफाइन कर देता है बेसिकली डिव। तो कुछ ना कुछ आपको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट दिखा देते हैं। ये सब मेरा एड्रेस, आर्टिकल, या ऑलरेडी हम बहुत सारा देखे हुए हैं, H1 H2 बी, सॉरी नॉट बी, डिव और DTP, ये सब मेरा है ब्लॉक लेवल। तो आपको चलिए हम डिव भी दिखाई देते हैं। तो ये मेरा क्या है, जैसे कि हम H1 H2 लिख रहे हैं, तो हम मान के चलिए कुछ टैग को हम डिव के अंदर रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव लिखेंगे और इस वाले को हम ला के रख देते हैं H4 के बाद हम लिख देते हैं ये, इसको सेव करते हैं और ये मेरा टैग ऑन करते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, बट अगर हम इसका इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इंस्पेक्ट, और हम यहाँ पे जा रहे हैं और अब हम डिव के अंदर जा रहे थे, आप देख सकते हैं एक डिव के अंदर पूरा का पूरा ये 4 आ चुका है और ये सब जो है मेरा अलग अलग है। ठीक है, और ये डिव के अंदर है। और जब स्टाइलिंग का पर्पस आएगा तो हम ये चारों को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं, सिर्फ डिव को स्टाइल करके। ठीक है, डिव के अंदर अपने आप में भी हम कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं डिव और यह बंद करते हैं और हम बीच में कुछ भी जैसे विवेक लिख देते हैं। तो यहाँ मेरा ऊपर में यहाँ पे डिव के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो भी है, बट जैसे बेसिक जनरली ये हम करते नहीं है। डिव के अंदर जो हमने ये सेकंड यूज़ आपको बताएं, ये यूज़ कि हम कंटेंट को अंडर डालते हैं, जैसे H1 कोई भी टैग सबको, तो वो जनरली यूज़ होता है डिव का। अब आपका ब्लॉक लेवल हो गया, तो अब इसके बाद आता है इनलाइन। इनलाइन अब आपको अभी तक आप नहीं जाने हैं। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ये कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, जितना इसको स्पेस चाहिए नेसेसरी उतना ही स्पेस यूज़ करता है। जैसे कि हम लोग स्पैन यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। अब सबका यूज़ क्या है अभी आप समझिएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी आप समझ ही गए। तो इनलाइन का ये सब कुछ इनलाइन है। आपको हम कुछ इनलाइन दिखाते हैं, जैसे इसमें सबसे अच्छा इनलाइन होगा, अगर इसमें दिखे तो है नहीं, स्पैन जैसे स्ट्रॉन्ग है। चलिए स्ट्रॉन्ग को करके आपको दिखा देते हैं। तो ये मेरा टैग रहा है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, नहीं तो रहने भी देते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे विवेक कुमार सिंह है, इसको हम क्या चाहते हैं कि ये हम चाहते हैं कि थोड़ा बोल्ड में हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये हम क्लोज टैग करेंगे और इसके अंदर अब मेरा स्ट्रॉन्ग के अंदर जो भी रहेगा ये मेरा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि हम ये लिखें और ये सेव किए,
ये सकते हैं कि मेरा क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है, बट ये मेरा कभी भी न्यू लाइन क्रिएट नहीं किया। बट अगर हम यहीं पे मान के चलिए सिर्फ हम चाहेंगे ये इफ सम डॉलर जो है इसको अगर हम पी टैग के अंदर डाल देते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे पी और हम सिर्फ ये लॉरी इप्सम जो है इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये मेरा क्या करेगा, न्यू पूरा का पूरा लाइन ही क्रिएट कर दिया एप्सम को। ठीक है, इसको हमेशा न्यू लाइन चाहिए पी टैग को। बट ये सब जो है टैग है मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, बाकी ये सब जो टैग था इन लाइन जो भी है एलिमेंट, ये सबको न्यू लाइन नहीं होता है, ये सब उसी के अंदर होता है। इसी के साथ और भी कुछ है, जैसे कि ए है, ठीक है, इमेज है। तो हम चलिए इसमें स्पेशली दो टैग का हम लोग बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि HTML एट्रीब्यूट होता है, तो HTML एट्रीब्यूट हम सीखेंगे ए और इमेज में। तो ए बेसिकली क्या होता है, सपोज कीजिए कि आप कहीं पे भी हैं, जैसे कि मेरा ही वेबसाइट का हम एग्जांपल लेते हैं, पर्सनल वेबसाइट का। तो जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमको एक नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है। तो ये कैसे ले जा रहा है, कुछ ना कुछ लिंक हो रहा है यहाँ पे। तो लिंक करने के लिए क्या होता है, हम लोग ये ए टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ये मेरा ए टैग रहा। चलिए इनलाइन एलिमेंट में से दो स्पेशल इनलाइन एलिमेंट्स का बात करते हैं। इसमें से हम लोग एक यूज़ करेंगे ए टैग का और एक हम लोग यूज़ करेंगे IMG टैग का बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग इसमें HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले चलिए हम लोग ए टैग को यूज़ करके देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग HTML एट्रीब्यूट्स भी समझ जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ H5 के नीचे एक छोटा सा अपना ए टैग को पेस्ट कर देते हैं। तो इस टाइप का कुछ ए टैग है, तो ये दिस इज एट्रीब्यूट। और यहाँ पे अगर हम देखें इसको, अगर हम सेव करते हैं, क्योंकि मेरा लाइव सर्वर चल रहा है तो ये अपडेट हो जाएगा। तो ये मेरा क्या कर दिया है बेसिकली, ये मेरा इस लिंक पर इसको भेजेगा। मतलब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे दिस इज एट्रीब्यूट, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं ये हमको क्या कर रहा है, google.com, मतलब ये href के अंदर जो भी प्लेस रहेगा वहाँ पे हमको लेके चल जाएगा। चाहे तो जैसे कि अगर हम आपको अपना वेबसाइट पे लेके जाएं विवेक, तो सेम चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते थे इनसाइड ए बटन एवरीवेयर। जैसे कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमको about.html पेज पे लेके जा रहा है सेम साइट का। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल साइट ओपन कर रहे हैं। चाहे तो हम यहाँ पे, अगर मेरे पास क्योंकि दूसरा कोई पेज नहीं है, अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने सेकंड पेज से, कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये हमको अपना दूसरा पेज पे लेके, जैसे जैसे अबाउट HTML या कोई और भी पेज हो तो वहाँ पे हमको ले जा सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटर्नल साइट पे ओपन कर रहे हैं तो ये मेरा सेम पेज पे लोड हो, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ का यूज़ करेंगे और हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसका हम नाम लिखते हैं टारगेट इक्वल टू दोनों ब्रैकेट के अंदर, और हम इस टाइप से लिख देंगे ब्लैंक। ओके, इससे मेरा क्या होगा कि अब ये नेक्स्ट पेज पे इसको ओपन करेगा इस लिंक को। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज मेरा वैसा का वैसा ही है, और ये नेक्स्ट पेज पे जो भी साइट यहाँ पे हम डालेंगे उसको ओपन कर देगा। तो अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे स्पेशल, कि अब तक जो भी हम टैग यूज़ कर रहे थे H5 जैसे हम यूज़ किए, तो यहाँ पे हम H5 के इसके अंदर कुछ भी नहीं डाले हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक टैग जो है ए टैग, उसी के अंदर हम यहाँ पे दो दो चीज़ डाल दिए हैं, एक है href और एक है मेरा टारगेट। तो इसी को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो चलिए हम लोग एट्रीब्यूट का बात कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML एट्रीब्यूट, जितना भी आप HTML में एलिमेंट्स देखे थे, चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे इनलाइन एलिमेंट हो, हर के पास अपना एक एट्रीब्यूट हो सकता है। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके बारे, उस टैग के बारे। जैसे कि हम लोग CSS पे अगर मेंशन करना होता है तो भी हम लोग एट्रीब्यूट के द्वारा मेंशन कर सकते हैं, या और भी बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि नेम, वैल्यू, ऑन चेंज क्या होगा, ये सबको हम लोग एट्रीब्यूट से यूजुअली डिनोट करते हैं। तो हम लोग दो टैग, जैसे कि हम लोग ए टैग में समझ चुके हैं अब तक एट्रीब्यूट कैसे काम किया। तो ए टैग में मेरा कैसे काम किया, अगर हमको किसी भी लिंक पे जाना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, href का। ये href आप हर पे H5 पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये स्पेशल टैग है जहाँ पे हम लोग ये href और ये टारगेट का यूज़ करते हैं। टारगेट का हम लोग यूज़ करें, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। इसका क्या काम है, नेक्स्ट पेज पे ओपन करने का। अगर सेम पेज पे ओपन करना है तो हमको इसका कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देंगे तो भी मेरा ये इस लिंक को ओपन कर देगा। अब चलिए हम लोग ये दो में से एक और टैग का बात करते हैं, जिसका नाम है इमेज। तो इमेज टैग की अगर हम बात करें तो हम एक इमेज टैग को ले लेते हैं। यस, और यहाँ पे ही हम ए टैग के नीचे इमेज टैग को ऑन कर रहे हैं। तो हम इमेज टैग के बारे में क्यों बात करना चाहते थे, आप इससे आप समझ पाइएगा। सी अभी मेरा कोई भी इमेज है नहीं, यहाँ पे हम कोई भी इमेज लिंक कर सकते हैं, मेरा अगर इमेज फाइल होता तो। बट क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं तो हम अपना यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे हम इमेज एड्रेस पेस्ट कर देते हैं। और इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस सोर्स, इसको हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, सोर्स मेरा नीचे आ गया, सारा एट्रीब्यूट्स ताकि आपको दिख पाए। मेरा विड्थ आ गया और ये मेरा हाइट आ गया। ठीक है,
अब हम यहाँ पे, अब बेसिकली आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट किया है इसके पास, इमेज के पास, ठीक है। तो मेरा ये, क्योंकि ये एक इमेज टैग है और सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है ये, तो हम इसको क्या करते हैं, सेल्फ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एक बार हम चेक कर लें, इमेज टैग नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं है, और ये मेरा गया। और अब अगर हम इस पेज पे जाते हैं वापस से, तो ये मेरा पेज यहाँ पे इस इमेज को लोड कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 3 टैग गया है, पहला गया है मेरा सोर्स, दूसरा गया है विड्थ, तीसरा गया है ये। तो ये तीनों को अगर हम गौर से देखें, तो मेरा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि ये मेरा विड्थ बता रहा है। जैसे कि हम विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम यहाँ 500 की जगह लिख देते हैं 100, और ये हाइट को भी हम कर देते हैं 200। तो चलिए हम इसको अगर चेंज करते हैं, ठीक है, देखिए मेरा विड्थ और हाइट उसी हिसाब से हो गया। विड्थ भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो विड्थ को भी हम कर देते हैं 200। ओके, तो मेरा यहाँ पे इमेज एक लोड हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं तीनों का एट्रीब्यूट से, यहाँ पे मेरा एट्रीब्यूट तीनों का तीनों क्या कर रहा है, मेरा पहला सोर्स एट्रीब्यूट है जो कि बता रहा है कि इमेज कहाँ से लाना है। अगर सेम मेरा कोई इनसाइड में रहता, अगर कोई फाइल के अंदर रहता, तो हम यहाँ पे सिंपली उसका पाथ प्रोवाइड कर देते और मेरा वो इमेज लोड कर देता यहाँ पे। बट क्योंकि मेरा पाथ नहीं, हम वेबसाइट से ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेबसाइट से भी उसको लिंक कर सकते हैं। सोर्स की जगह पे हम जो भी इमेज है उसका हम लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर रहे हैं, दूसरा एट्रीब्यूट है मेरा विड्थ का, तीसरा एट्रीब्यूट है मेरा हाइट का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि होता है, बट अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। विड्थ और हाइट आप देख चुके हैं, ये एट्रीब्यूट का मेरा एक एग्जाम्पल था जो कि हम आपको समझाने के लिए रखे थे। तो ये हो गया। इसके साथ अगर हम आपको दिखाएं इसमें, तो एक एट्रीब्यूट और होता है जिसका नाम है अल्ट। बट अब जैसे कि आपको इसका दिखाते हैं कहाँ पे यूज़ होता है अल्ट का, तो हम यहाँ पे अल्ट में क्या लिख देते हैं, जैसे कि ये अल्ट में हम यहाँ पे बताते हैं कि ये क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विवेक इमेज। तो अल्ट में हम क्या लिखे हैं, विवेक इमेज। बट ये आपको अभी कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ये कब लिखा दिखेगा, सपोज कीजिए कि मेरा लिंक ब्रेक है, मतलब लिंक से इमेज लोड नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ गलत लिंक डाल दे तो इमेज लोड नहीं होगा। तो मेरा ये क्या दिखा रहा है, विवेक इमेज। तो बेसिकली यहाँ पे एक इमेज होना चाहिए, बट क्योंकि इमेज लोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रैश का साइट दिखा रहा है, तो उसके बदले जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। बट अगर इमेज लोड हो जा रहा है तो फिर ये शो नहीं होगा। तो अल्टर इमेज का मतलब होता है कि अगर इमेज लोड नहीं हुआ तो कौन सा क्या बताना है उस जगह पे, तो वो यहाँ पे अल्ट में आपको लिखना होता है। ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है कि अल्ट आप लिखें। दो इंपॉर्टेंट बात जो एट्रीब्यूट के बारे में जो कि जानना चाहिए ये है कि पहला, कि एट्रीब्यूट हमेशा की वैल्यू पेयर में आता है। जैसे कि अब इसमें क्या है, जैसे कि एट्रीब्यूट यहाँ पे ये चीज़ है, SRC, विड्थ, हाइट, अल्ट, ये सब एट्रीब्यूट्स है। तो ये सब की मतलब SRC जो है यहाँ पे, ये मेरा की है, और ये जो मेरा आ रहा है लिंक, ये मेरा वैल्यू है। सिमिलरली विड्थ जो हम लिखे हैं ये मेरा की है, और यहाँ पे जो हम 200 लिखे हैं ये मेरा वैल्यू है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि वैल्यू जो है हमेशा कोटेशन में होता है। तो यहाँ पे सिंगल कोट भी होता है, डबल कोट भी होता है, बट हम जनरली रिकमेंड करेंगे डबल कोट यूज़ करने का। तो पहला बात ये है कि हमेशा ये की वैल्यू पेयर में होता है। और आप दूसरा चीज़ यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि एट्रीब्यूट हमेशा जो है इन लाइक स्टार्टिंग टैग में होता है, नॉट द इन टैग। जैसे कि यहाँ पे एक एक केस में आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट टैग में है, एक का स्टार्टिंग टैग, यहाँ पे इन टैग जिसको क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स को नहीं लिखते हैं। जो भी मेरा स्टार्टिंग टैग होगा वहाँ पे लिखना रहता है एट्रीब्यूट्स हमको हमेशा। तो ये नोट करने वाली बात है कि एट्रीब्यूट हमेशा जो है स्टार्टिंग टैग में होगा, ना कि इन टैग में। नेक्स्ट चलिए हम लोग अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे किस बारे में बात करना है, तो वो है हमारा ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो अगर हम ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, इसके नीचे ही पहली चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में बना लिख सकते हैं कि दो तरह का लिस्ट होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक होता है ऑर्डर लिस्ट हमारा, और एक होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर हमको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, UL, ठीक है। और इसके अंदर हमको जो भी लिस्ट बनाना है वो हम लिख देंगे। जैसे कि हम लिस्ट के अंदर हम लिखते हैं लिस्ट 1, और इसको अगर हम सेव करते हैं तो ये मेरा जो है लिस्ट 1 यहाँ पे आ रहा है। तो इससे पहले, ये सब बताने से पहले एक चीज़ हम करने वाले हैं जो कि आपको करना नहीं है, आपको बार बार यहाँ पे नीचे देखना पड़ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली एक हम डिव बना लेते हैं। ये मेरा डिव रहा, और हम इसका स्टाइल कर देते हैं। ये आपको करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर व्यूइंग पर्पस हम ये कर रहे हैं। ये CSS यहाँ पे हमको डालना पड़ रहा है। मार्जिन टॉप यहाँ पे हम डाल देते हैं। नेक्स्ट CSS वीडियो में अभी इसके बारे में बात करेंगे। 500px, तो इससे क्या होगा, ये मेरा, इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। हाँ, तो अब आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, नीचे बार बार देखना नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे लिस्ट जहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे हम लिख भी देते हैं
लिस्ट स्टार्ट हेयर। तो यहाँ से मेरा लिस्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पहले हम बना रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। अनऑर्डर्ड होता है शायद, ऑर्डर्ड होता है या पता नहीं, बट यही होता है अनऑर्डर लिस्ट। ज़्यादा इस पर जानना भी नहीं है। अनऑर्डर लिस्ट का मेनली हम लोग पहले यूज़ करते थे जब हम लोग को नेविगेशन बनाना रहता था, अपर नेविगेशन खास करके जब हम लोग बनाते थे, ब्यूटीफुल इमेज सब डालते थे। अभी भी यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट का, तो उसी में यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको अगर हम इस पेज पे लेके जाए और अपना हम पेज पे लेके जाए, तो यहाँ पे तो नहीं है, बट इसका अगर हम आपको हम ये व्यू दिखाएं तो शायद इसमें है या नहीं है। नहीं है, जैसे कि किसी किसी में रहता है जो ऊपर में साइट पे, तो जैसे कि ये भी है, इसको भी हम अनऑर्डर लिस्ट से बना सकते हैं। तो बहुत सारा वे होता है बनाने का। आप तो CSS से किसी से भी कुछ भी बना सकते हैं, div से भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अनऑर्डर लिस्ट से हम लोग मेनली नेविगेशन बनाया करते थे। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ हम डेटा यहाँ पे डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन डाल दिया गया है और इसको एक लिस्ट बुलेट यहाँ पे डाल दिया गया है। तो जैसे कि हम इसको अगर हम और डालते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4 हम करते हैं, तो मेरा अब जैसे इसको सेव करते हैं तो यहाँ सबका सब मेरा बुलेट में आ रहा है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करके अगर हम देखें तो अब यहाँ पे स्टाइल में देख सकते हैं कि जैसे कि आपको बताए थे कि मेरा कौन सा स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा, आपका यूज़र एजेंट स्टाइल आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो कोई हम स्टाइल डाले नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टाइलिंग आ चुका है। इसको क्लिक करने पे मेरा यहाँ पे स्टाइलिंग जो है, ये जो भी मेरा है डिफरेंस ब्लॉक में है, डिस्क है 1 EM का मार्जिन स्टार्ट में डाल दिया गया है, पैडिंग इनलाइन स्टार्ट में कितना डाल दिया है 14 पिक्सल का। तो ये सबको अनऑर्डर लिस्ट से आगे में डाल दिया गया है। तो जैसे कि ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में आपको आ रहा है बुलेट के फॉर्म में आता है। सिमिलरली ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, जस्ट ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर में बता दिया जाएगा। ऑर्डर में मतलब कि तो सेम को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बस ओ यू की जगह पे आपको ओ लिख देना है। तो ये मेरा हो गया ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हम कमेंट भी कर देते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो इसको हम जैसे ही सेव करते हैं ऑर्डर लिस्ट, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पे ऑर्डर लिस्ट आ चुका है। और ऑर्डर लिस्ट में मेरा क्या होता है कि बुलेट के जगह पे मेरा 1 2 3 4 यानी कि नंबरिंग में बताया जा रहा है कि कौन सा किस नंबर पे है लिस्ट वो। ओके, तो इतना ही जानना है। तो अनऑर्डर लिस्ट का हम बता ही दिए थे कि नेविगेशन के में यूज़ करते थे मेनली पहले, अभी भी यूज़ करते हैं। जब हम अगर HTML साइट बनाते हैं, बेसिक HTML साइट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं लिस्ट का। नेक्स्ट हम लोग चलिए अब बात करते हैं टेबल का, बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है टेबल। तो टेबल जो हम लोग बनाते हैं, आप देख सकते होंगे बहुत सारा जगह पे टेबल में क्या होता है कि ऊपर में रो होता है, जो कि एक्सेल फाइल होता है हमारा, रो होता है और साथ साथ कॉलम होता है। तो टेबल बनाते हैं, इसमें बहुत सारा टैग हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा अलग अलग। तो सबसे पहला टैग हम यूज़ कर लेते हैं टेबल। तो टेबल मेरा एक टैग होता है जिससे हम लोग इनिशिएट करते हैं टेबल को। अब मेरा टेबल में दो भाग होता है, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। जैसे सिमिलरली जैसे HTML में होता था, अपने आप में टेबल में भी वही होता है। तो हम टेबल हेड के लिए क्या लिखेंगे, टी हेड लिखेंगे। और इसी तरह हम लोग बॉडी भी एक बनाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे टी बॉडी। और हम यहाँ पे भी अगर हम कर दें इंटर, तो टेबल हेड में हम लोग लिख सकते हैं, पहले हम लोग टेबल हेड बना लेते हैं। तो टेबल हेड बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, सिंपली लिखना है TH और इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे नेम और नीचे नीचे करके देन हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एज। ये हमारा हो गया टेबल हेड। अगर इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आ चुका है नेम, ईमेल एंड एज। तो ये मेरा इसका हेड बन गया, मतलब कि ऊपर का जो मेरा रो बनना था वो मेरा बन चुका है। अब इसमें हर एक के लिए कॉलम जो बनेगा, तो हमको इसके लिए क्या करना है, सिंपली एक टेबल बॉडी बनाना है। अब टेबल बॉडी मेरा कैसा बनेगा, अब टेबल बॉडी जो हम बनाएंगे ये मेरा होगा एक इस टाइप से। तो टेबल बॉडी के लिए हम लोग लिखेंगे TR, यानी कि हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं टेबल रो, TR का मतलब होता है टेबल रो। तो हम लिखेंगे TR और इसको हम सेव करेंगे। और टेबल रो के अंदर मेरा जो होगा टेबल का डेटा होगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TD से। ये मेरा हो गया टेबल डेटा। ऑलरेडी हम बताए थे, इसमें बहुत सारा आपको थोड़ा टैग मिल जाएगा, बट कुछ नहीं, ये रिपीट ही होगा। और अब इतना सारा ही टैग था, दैट्स इट। अब हम टेबल डेटा इसको हम एक ही लाइन में ले आते हैं। टेबल डेटा में हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमको 3 डेटा बताना है इसमें। पहला मेरा नेम है, दूसरा ईमेल है, तीसरा एज है। तो हम सबसे पहले नेम लिख लेते हैं, नेम हम लिख लिए। और ईमेल में हम लिख लेते हैं, मान के चलिए contact@vivek.org.in।
ये मेरा कॉन्टैक्ट हो गया और मेरा एज बता देना है, तो एज हम लिख देते हैं 24। तो इसको जैसे हम सेव करेंगे तो मेरा यहाँ पहला डेटा मेरा आ चुका है। ये अपने आप को वो कर लिया, मार्जिन दे दिया डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ईमेल मेरा साइज जो भरा था। अब यहाँ पे थोड़ा मार्जिन नहीं है क्योंकि हम CSS बिल्कुल भी नहीं लिखे हैं, डिफ़ॉल्ट है। हम जस्ट HTML को यूज़ करें तो HTML में ऐसा ही दिखता है टेबल। अगर आप CSS यूज नहीं करते हैं तो ऐसा ही टेबल दिखेगा। अब क्योंकि अगर हमको इसको रिपीट करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल रो को हम लोग को रिपीट करना है। जैसे कि इस केस में तो हम लोग जो भी आपका है तो ये टेबल रो को हम लोग को रिपीट करके करना है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि टेबल हेड था मेरा, ये टेबल हेड में बस एक बार लिख दिए कि हेड के अंदर क्या क्या होगा TH के साथ, और टेबल बॉडी के अंदर जो मेरा होगा टेबल रो होगा। अब जितना भी रो होगा हमको सबको ये TR से रिप्लेस करना होगा, और उसमें जितना भी डेटा होगा उसको हम लोग TD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, TR को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और ये 3 बार हम कॉपी कर लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सपोज कीजिए लिख देते हैं राम कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे राम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं श्याम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं श्याम, यहाँ पे एज लिख देते हैं 40 50। इसको सेव करते हैं तो मेरा ये जो भी था वो मेरा सारा डेटा आ चुका है। आप देख सकते हैं टेबल के रूप में नेम, ईमेल एंड एज तीनों का तीनों डेटा आ रहा है। मार्जिन नहीं है बिकॉज ना ही कुछ है। इसको हम स्टाइलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमको बॉर्डर देना चाहिए, हर एक का बॉर्डर दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ HTML को समझ रहे हैं। तो HTML का ये बेसिक टेबल बन चुका है। तो आप लोग को बस टैग में क्या क्या याद रखना है कि हम लोग अगर टेबल बना रहे हैं तो हम लोग को इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा टेबल से ही। यहाँ से हम बता दिए टेबल है। टेबल के अंदर हमारा 2 टैग होता है, एक होता है टेबल हेड, एक होता है हमारा टेबल बॉडी। यहाँ जैसे कि इसको हम अगर बंद करके भी दिखा देते हैं तो एक मेरा हो गया टेबल हेड और एक मेरा होता है टेबल बॉडी। टेबल हेड के अंदर मेरा क्या होता है, रो होता है, यानी कि ऊपर में हमको जो जो दिखाना है इसको हम लोग बोलते हैं टेबल हेड। तो हम लोग जैसे कि इसमें लिखे हैं TH से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, नेम, ईमेल एंड एज। तो हम लोग इस हेड में हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं नेम, ईमेल एंड एज। तो ये मेरा तीनों आ चुका है। ये मेरा हो गया टेबल हेड। अब टेबल बॉडी में मेरा क्या होगा, टेबल रो होगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे हम 3 टेबल रो में दिखा रहे हैं, तो अब यहाँ पे देख सकते 3 टेबल रो है। ये रहा मेरा पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। तो ये मेरा एक एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक रो, ये एक रो, ये एक थर्ड रो। तो फर्स्ट रो जैसा कि अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में मेरा क्या है, 3 डेटा यहाँ पे डाला गया है। तो पहला मेरा डाला गया है विवेक, जो कि नेम की जगह पे जाएगा। दूसरा मेरा डाला गया है ईमेल, जो कि ईमेल की जगह जाएगा सिमिलरली वे में। और तीसरा मेरा डाला गया है एज, जो कि TD के साथ एज के रूप में जाएगा। तो ये 3 डेटा हम लोग डाले हैं टेबल रो में। सिमिलरली हम लोग अदर 3 के लिए भी किए हैं। अब आपके मन में कुछ होगा, अगर हम एक में नहीं डालते हैं कोई एक डेटा तो क्या होगा, जैसे कि इसके केस में हम ईमेल नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ईमेल नहीं डालते हैं, सिंपली यहाँ पे क्या किया जाएगा, उस डेटा को हटा दिया जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या किए हैं कि डेटा नहीं डाले बट टैग डाले हैं। बट सपोज कीजिए अगर आप टैग भी नहीं डालते, हम टैग भी हटा देते हैं, तो क्या होगा कि ये 40 को ही कॉल समझेगा कि ये ईमेल है, क्योंकि ये नंबरिंग से समझता है कि पहला डेटा जो भी आएगा वो मेरा नेम में जाएगा, दूसरा डेटा जो भी आएगा वो मेरा ईमेल में जाएगा। इसीलिए हम लोग टैग डालते हैं। अगर आपको डेटा नहीं भी डालना है तो भी मेरा टैग जाएगा, वो वैल्यू भले उसके अंदर हम डालें या नहीं डालें। तो ये मेरा था टेबल इन। नेक्स्ट हम लोग चलिए अब बात करेंगे फॉर्म के बारे में। तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। ये मेरा लिस्ट हो गया, ऑर्डर लिस्ट, और ये मेरा टेबल हो गया। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, फॉर्म के बारे में। तो हम लिख लेते हैं फॉर्म। तो फॉर्म टैग भी मतलब फॉर्म बनाने से पहले जब फॉर्म हम लोग बना रहे हैं तो उसमें भी हम लोग टेबल की तरह ही, जैसे कि टेबल में किए थे ना, टेबल अगर हमको बनाना था तो हम लोग टेबल टैग से स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली फॉर्म के केस में भी हम लोग फॉर्म टैग से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्म। तो ये हमारा फॉर्म टैग हो गया। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो VS कोड है, ये सिंपली हमको यहाँ बता रहा है कि एक्शन नाम का एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर रहा है कि एक्शन आप क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आप देखेंगे कि किसी अगर आप कोई साइट का फॉर्म में जाइएगा, जैसे उसका कॉन्टैक्टस होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली कोई ना कोई PHP को कॉल कर दिया रहता है, जो कि उस फॉर्म को सबमिट करेगा या उस फॉर्म से उसको ईमेल भेजना है, कोई भी चीज़ करना रहता है। तो वो एक तरह से उस API को कॉल करता है। तो हम यहाँ पे जैसे कि हम लिख देते हैं, सपोज कीजिए प्रोसेस, ठीक है, और .php लिख देते हैं। और एक और चीज़ आप एट्रीब्यूट देखे होंगे कि मेथड वहाँ पे बताया जाता है, ये क्या मेथड है। तो मेथड ये बहुत तरह का होता है, ये भी आपको जानना नहीं, बट सिंपली बता देते हैं। जैसे कि पोस्ट एंड गेट होता है, तो पोस्ट को मेनली सिक्योर माना जाता है और गेट को कम सिक्योर माना जाता है, क्योंकि गेट में क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है, जैसे फॉर्म का कोई भी डेटा होगा, जो भी आप सबमिट कीजिएगा, नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, ये वगैरह, ये क्या होगा आपका ईमेल लाइक लिंक के थ्रू जाएगा। बट पोस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो पोस्ट को हम लोग सिक्योर मानते हैं, तो कोई भी डेटा सबमिट करने के लिए हम लोग पोस्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं।
तो ये ज़रूरत तो है नहीं, भी यहाँ पे कुछ कॉल भी ना करें, भी एरर भी देते हैं, बट हम रहने देते हैं, चलिए आपका फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए। अब फॉर्म में हम लोग का क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म में हम लोग का 2 चीज़ होता है, लेबल एंड इनपुट। तो हम लोग आपको दिखाते हैं करके। लेबल मतलब क्या होता है, लेबल का मतलब हो गया कि वो किस चीज़ का, जैसे कि हम आपको मान के चलिए हम नेम ले रहे हैं, तो हम लेबल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे। ठीक है, तो लेबल में हम क्या लिख दें, यहाँ पे नेम। तो अब लेबल के अंदर आपका ये 4 यहाँ पे दिया गया है, तो 4 बेसिकली बता रहा है कि किसका ये लेबल है। ठीक है, तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज कि हम लिख दिए नेम के लिए। ठीक है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। और लेबल हो गया, और लेबल के बाद हमारा क्या होता है, इनपुट। तो लेबल से मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे हम लेबल को सेव किए तो यहाँ पे मेरा आ गया नेम। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा ब्रेक कर देते हैं ताकि आपको और दिखे। तो हम बी आर से टैग से ब्रेक कर देते हैं लाइन को। हम सी एस एस से भी स्पेसिंग दे सकते हैं, बट अभी ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि हम सी एस एस यूज़ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ एच टी एम एल लिख रहे हैं, तो हम बी आर टैग से स्पेस दे दिए हैं। अब सबसे पहले हम क्या दिए थे, यहाँ पे एक लेबल दिए थे। अब हमको क्या करना है कि हम वहाँ पे टाइप कहाँ करेंगे नेम, तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, होता है हमारा इनपुट। तो हम इनपुट लिखेंगे। अब हम जैसे इनपुट लिखते हैं तो यहाँ पे मेरा ये टाइप टेक्स्ट बता रहा है, तो क्योंकि इसमें भी बहुत तरह का टाइप होता है, जैसे कि ईमेल होता है, अगर ईमेल लिखना है तो पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे ये टाइप मेरा ले रहा है, क्या टेक्स्ट ले रहा है। अब मेरा क्या हो गया, हम यहाँ पे जैसे ही इनपुट दे दिए, अब इसको हम सेव करते हैं, तो ये मेरा यहाँ पे क्या एक फील्ड आ गया है। सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ और लेबल्स बना लेते हैं, जैसे कि हम नेम के साथ साथ हम और हम बना लेते हैं एक ईमेल का। तो हम ईमेल का बनाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि ये क्योंकि 2 तरह का आपको हम क्या बताए थे, 2 तरह का हमारा होता है एलिमेंट्स, तो ये इनलाइन होता है और एक ब्लॉक लेवल होता है। तो मेरा ये टैग जो है, ये दोनों मेरा क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, इसीलिए मेरा एक ही लाइन में आ रहा है। और अगर मेरा ब्लॉक लेवल होता तो ब्लॉक लेवल क्या होता, तो मेरा ये सेकंड लाइन में कर देता। तो अब सेकंड लाइन में हम वापस से हम सीएसएस से कर ही सकते हैं, सब कुछ सीएसएस से हो सकता है, आपको अगेन हम बता रहे हैं, बट क्योंकि हम एचटीएमएल से हमको करना है, आपको मे बी इंटरव्यू में पूछा सकता है कि एचटीएमएल से करने के लिए कहा जा सकता है। तो हम एचटीएमएल क्या करेंगे, हम सिंपली एक ब्लॉक लेवल कंपोनेंट का यूज़ कर लेंगे, जो कि मेरा डिव है, और डिव के अंदर इस दोनों को डाल देंगे। हम क्या करते हैं, ब्लॉक कंपोनेंट लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे इसको डाल दिए। ठीक है, अब अगेन हम इसी को कॉपी करके अब अगर हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, तो ये मेरा क्या होगा, सेकंड लाइन के अंदर इसको भेज देगा। ठीक है, क्योंकि डिव मेरा क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और लेबल इनपुट ये सब मेरा इन लाइन है, तो इसलिए एक ही लाइन में रखना चाह रहा है। अगेन हम इस दोनों के बीच में अगर हम स्पेस चाहिए तो अगेन सी एस एस काम में ले सकते हैं, बट क्योंकि एच टी एम एल है तो हम बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया नेम एंड ईमेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होता क्या है, हम दोनों का टाइप क्या लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, नेम का भी, और ईमेल के लिए भी हम टाइप क्या लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो अब इशू क्या होता है मेरा, सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे पहले तो जैसे HTML5 में एक फंक्शनैलिटी दिया गया है जो जिसमें टाइप है मेरा ईमेल, तो इसमें क्या होगा, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो चेक करेगा कि ये टाइप जो आप सबमिट किए वो ईमेल है या नहीं, जैसे कि @ चेक करेगा, .com हो, ये चेक करेगा, तो ये रहेगा तो ही वो सबमिट करने देगा। तो हम यहाँ पे क्या टाइप में सबमिट डाल सकते हैं, ईमेल एक टाइप होता है। इसी तरह और भी टाइप होता है, जैसे कि हम एक और टाइप यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे भी हम टाइप लिख देते हैं पासवर्ड। इसको अगर हम सेव करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो भी डेटा डालेंगे ये मेरा पासवर्ड, जैसे कि इसको ब्लॉक कर दिया है, डॉट डॉट करके दिखा रहा है, जो कि आप देखते होंगे साइट में पासवर्ड में होता है। ठीक है, ईमेल में जब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये वो इशू आएगा, यहाँ पे एरर जो आपको हम बोले थे वो एरर का जब हम सबमिट करेंगे तो ये मेरा हो गया नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब मेरा और इसमें क्या क्या टाइप होता है, टाइप में जैसे कि एक हो गया आपको डेट सेलेक्शन के लिए। ठीक है, तो डेट सिलेक्शन के लिए हो गया आपका, डेट सिलेक्शन से पहले आपको हम कुछ दिखा देते हैं, एक जैसे कि अभी तक आपको हम क्या दिखा रहे हैं, लेबल एंड इनपुट दिखा रहे हैं। एक मेरा एक और चीज़ होता है, सपोज कीजिए कि आपको टेक्स्ट एरिया थोड़ा बड़ा चाहिए, जैसे कि आपको इसमें कोई डिस्क्रिप्शन लिखना हो अपना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमको टेक्स्ट एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है, तो हम इसमें क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल वापस से इसी को हम कर लेंगे। लेवल में हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और टाइप में जो है हम यहाँ पे क्या बता देंगे, पासवर्ड की जगह हम यहाँ पे एक्चुअली लेवल सॉरी इनपुट फील्ड ही हम लोग यूज़ नहीं करना है। इनपुट फील्ड की जगह हम लोग को यूज़ करना है, बताइए क्या, इनपुट फील्ड की जगह हम लोग क्या यूज़ करना है, टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना है।
लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, टैब डालेंगे। अब ये ऑलरेडी आ चुका है, देखिए बहुत सारा चीज़ जो मेरे लिए क्या नाम है आपका ये करके दे रहा है, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये मेरा एक्चुअली में कॉलम कितना हो, रो कितना हो, इसका हाइट एक्चुअली में डिफाइन कर दे रहा है। तो हम यहाँ पे इससे क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मान के चलिए कॉलम को कर देते हैं 10, तो मेरा क्या हो गया कि मतलब कितना ये इस साइड होगा, सॉरी राइट साइड कितना लेफ्ट साइड होगा, हाइट एंड विड्थ, ये आप कॉलम और रो से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको ये थोड़ा और बड़ा चाहिए तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे 50 कर देंगे, और रो को हम इतना ही रहने देते हैं 10। देखिए एक तो इसको आप बड़ा छोटा कर ही सकते हैं, ये तो आपके पास ऑप्शन है, और अगर आप इस दोनों को हटा देते हैं रो एंड कॉलम को, एट्रीब्यूट्स को, तो ये अपना इस साइज में आ गया। अब इसको आप चाहें तो छोटा बड़ा जितना आपको करना है कर सकते हैं, ठीक है, बट हम रहने देते हैं रो कॉलम ताकि आप बाद में समझ पाएँ। तो लेकिन हम छोटा थोड़ा कर लेते हैं दोनों चीज़ को, तो हम इसको कर लेते हैं 50, ये ठीक है। कॉलम 50, रो को बट हम कर देते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। इसको भी 50 की जगह हम कर देते हैं 30, ताकि एक ही लाइन के अंदर आ जाए। अब इसको जितना आपको बड़ा छोटा करना है तो कर ही सकते हैं। तो ये मेरा हो गया टेक्स्ट एरिया का फंक्शनैलिटी अगेन, ओके। अगेन यहाँ पे नेम एंड आईडी है, नेम एंड आईडी डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सॉल्व करता है। जैसे कि अभी इसमें और सारा एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि प्लेस होल्डर होता है, वैल्यू होता है जी, ओके। हम प्लेस होल्डर इसमें बता देते हैं आपको एक और एट्रीब्यूट का। जैसे कि हम यहाँ पे नेम लिखे हैं तो होता क्या था पहले, इसमें एक आता है वैल्यू नाम का, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे इनपुट फील्ड लिखे हुए हैं। अब इनपुट में ही मेरा क्या होता है, जैसे हम टाइप तो बता ही दिए, इनपुट का टाइप मेरा क्या है, टेक्स्ट है। इसी मेरा एक और चीज़ आता है वैल्यू। तो हम वैल्यू जब लिखते हैं तो वैल्यू के अंदर जैसे हम लिख देते हैं इंटर नेम हेयर। तो HTML 5 से पहले क्या होता था, यही होता था, इंटर नेम हेयर होता था। यहाँ पे हम क्लिक करते थे, यहाँ पे फिर इसको हटाते थे। तो ये मेरे सबके लिए एक पेन पॉइंट था, तो इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट से बेसिकली पहले इसको डाला करते थे। बट अब HTML 5 के अंदर एक फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया जिसका नाम है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर नेम हेयर, बट जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और कुछ टाइप करते हैं तो वो हट चुका है, ठीक है। तो उसको आपको हटाना नहीं, इंटर नेम हेयर, ओके। तो यहाँ पे आप सब में प्लेस होल्डर आप डाल सकते हैं। जैसे ईमेल में डाल देंगे इंटर ईमेल आईडी हेयर, इंटर पासवर्ड हेयर, इंटर डिस्क्रिप्शन हेयर, तो सब में आप एक तरह से प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, ओके। तो टाइप हो गया, नेम क्या हो गया, नेम अगेन उसी चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे जैसे जो कि आपका नेम आ रहा है तो यहाँ पे कुछ भी नेम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, और आईडी में भी हम लिख देते हैं डेस्क। इस सब का भी कुछ यूज़ नहीं है, जस्ट जब हम लोग CSS सब यूज़ करेंगे और फॉर्म को एक्चुअल वर्क में लाएंगे जावास्क्रिप्ट के, तभी सबका यूज़ में आएगा। अभी जस्ट हम सिंपली इसे लिख दिए हैं। देन आपका ये सब टेक्स्ट एरिया हो गया। और क्या हम बता रहे थे आपको कि और क्या क्या होता है, और एक आपका हो जाता है डेट, टेक्स्ट एरिया टाइप का ही। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसी को कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड को ही, और टेक्स्ट एरिया की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, सपोज कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, ओके। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे टाइप सिंपली क्या सेलेक्ट कर लीजिएगा, टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा डेट, ओके। तो जैसे ही आप टाइप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं डेट फील्ड आ गया। अब यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डेट, आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो ये आपका डेट इंक्रीज़ कर दिया। इसी तरह और क्या होता है, और जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप अभी तक यहाँ पे नेम के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हैं, नेम के साथ आप टाइप यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट को। बट सपोज़ कीजिए कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं, तो उसमें तो आपको टेक्स्ट यूज़ करना नहीं है। तो उसमें आप क्या यूज़ कीजिएगा, उसमें आप यूज़ कीजिएगा या करेक्ट नंबर को। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमको अगर मोबाइल नंबर डालना है तो हम यहाँ लिखेंगे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर, इसे ही सेम मोबाइल नंबर को हेयर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे टाइप मेरा क्या हो जाएगा, टाइप आपको सिंपली कर देना है नंबर को। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखा क्या इंटर मोबाइल नंबर आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट टाइप करना चाहेंगे तो ये टाइप ही नहीं हो रहा, आप यहाँ पे आपका सिर्फ नंबर ही टाइप हो पाएगा। तो ये फ़ायदा है आपको टाइप बता देने का, कि टाइप अगर हम नंबर बता दिए हैं तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ही टाइप आप कर सकते हैं, ना कि मोबाइल नंबर। तो ये इसका एक फ़ायदा है। अब अगेन अगर इसका हम और कुछ और एक चीज़ अगर कुछ छूट रहा हो, ये हाँ सेलेक्शन। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे देख ही लिए कि अगर आपको टेक्स्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं। ये रहा मेरा टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो हम टाइप टेक्स्ट डाल दिए, नंबर करना है तो हम टाइप नंबर डाल दिए। देन अगर हमको ईमेल के लिए है तो हम टाइप ईमेल डाल दिए। पासवर्ड यानी पासवर्ड छुपाना है तो हम टाइप पासवर्ड डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर हमको बड़ा टेक्स्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड की जगह हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया का, और टेक्स्ट एरिया में हम लोग कॉलम्स और
रो से उसका साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर हमको डेट सेलेक्ट करना है तो हम टाइप सिंपली डेट एंटर कर देंगे। तो सेम वे में, एग्जैक्टली सेम वे में हमको अगर सपोज कीजिए आप ये बी आर टैग लिए, डिव आई थिंक कुछ मिसमैच हुआ है तो एक ही है, इसका डिव छूट गया शायद, यहाँ पे रहा इसका डिव। और अगर हम इसको अब वापस से कॉपी पेस्ट कर लें तो एक चीज़ इसमें छूट जाता है। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे एज भी अपना बताना है, ठीक है, तो हम टाइप फॉर एज डाल देते हैं और यहाँ पे होगा सेलेक्ट एज, ठीक है। तो अब आपको आप बताइए कि एज है, तो यहाँ पे आप एज नहीं, एज नहीं, एज तो ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट जेंडर का बात हो रहा है सपोज कीजिए, तो जेंडर में क्या होगा, आप ऐसे मेल फीमेल लिखने तो नहीं दे सकते हैं, तो आपको क्या होगा, ऑप्शन देना होगा कि मेल है या फीमेल है, इसका ऑप्शन देना है। तो अब ऑप्शन कैसे दीजिएगा, तो इसी के लिए मेरा क्या बना है, यहाँ पे हम अगेन इनपुट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आप इनपुट तो ले नहीं रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं। तो सिलेक्शन से मेरा क्या बनता है, कौन सा टैग, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट टैग का हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगेन यहाँ पे नेम एंड आईडी आ गया है, तो हम नेम में सिंपली लिख देते हैं जेंडर, और आईडी चलिए हटा देते हैं, कुछ यहाँ पे भी मतलब है नहीं क्योंकि हम लोग कुछ नहीं जावास्क्रिप्ट सीएसएस किसी का यूज़ तो कर ही नहीं रहे हैं। अब सेलेक्ट के अंदर हमको क्या देना है, इसको ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन लिख दिए। अब इसके अंदर आपको सिंपली क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है। जैसे कि हम वैल्यू लिखें तो ये वैल्यू आपको शो नहीं करेगा, जैसे हम यहाँ लिख भी देते हैं, यहाँ कुछ भी आया नहीं क्योंकि वैल्यू शो नहीं करता। वैल्यू होता है जो कि जाएगा फॉर्म में वैल्यू के रूप में, तो बट आपको हमको शो जो करना है उसको हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे एक वैल्यू हम लिख दिए मेल, एम के हम लिख देते हैं फीमेल, एक हम लिख देते हैं अदर, ओके, ठीक है। तो ये मेरा है, तो इसके साथ मेरा जाना चाहिए फीमेल और इसमें मेरा जाना चाहिए अदर, ओके। तो इतना सारा टाइप का आपको बता दिया और शायद लगभग सारा टाइप कवर हो ही गया है, कुछ टाइप डोंट थिंक छूटा है। तो नेम आप देख लीजिए, मोबाइल नंबर डाल देख लीजिए कि नंबर के लिए क्या होता है, ईमेल के लिए देख लीजिए, पासवर्ड के लिए देख लीजिए। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। फॉर्म में हम सबसे पहले क्या किए हैं, एक फॉर्म सिलेक्शन किए हैं। ये दोनों अभी ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ HTML लिख रहे हैं। ये दोनों कब ज़रूरत है, जब आप इसको हम पोस्ट करेंगे, तो इसको अभी के लिए हम हटा ही देते हैं, ओके। अब हम मेरा क्या क्या बचा है, डिव बचा है। जो मेरा पहला डिव है ये मेरा क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है नेम का। मेरा जो दूसरा डिव है ये मेरा इनपुट ले रहा है मोबाइल नंबर का, यहाँ पे हम टाइप नंबर किए हुए हैं। तीसरा जो मेरा डिव है ये मेरा ईमेल आईडी ले रहा है, यहाँ पे हम टाइप ईमेल किए हुए हैं। चौथा डिव मेरा पासवर्ड ले रहा है, यहाँ पे टाइप हम पासवर्ड किए हैं। पांचवा डिव मेरा डिस्क्रिप्शन ले रहा है, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे इनपुट को ना यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट एरिया को यूज़ किए क्योंकि हम लोग को बिगर टेक्स्ट एरिया चाहिए था। देन हम लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग टाइप डेट कर दिए हैं, और हम लोग वापस यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या किए हैं, सेलेक्ट का यूज़ किए हैं, सेलेक्ट का, और इसके अंदर हम लोग ऑप्शन सबका यूज़ किए हैं। अब मेरा आता है ये सब, जब मेरा फॉर्म हम भर लेंगे तो हमको इसको सबमिट करना रहेगा, करेक्ट। अब जब मेरा फॉर्म भरा गया तो हम इसको सबमिट तो आप बिल्कुल कीजिएगा। तो अब इसको आप बात आता है सबमिट कैसे कीजिएगा। तो सबमिट के लिए भी आपके पास क्या ऑप्शन है, अगेन आप सेम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कदर गया मेरा, ये रहा डिव, और इसको हम अगर हम बी आर को ले जाएं, हम क्या करेंगे, मेरा यहाँ पे ख़त्म हुआ ये, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं वापस से। तो सेम चीज़ जैसे कि आप पाँच की चीज़ के लिए कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक मेरा लेबल यहाँ पे लेकिन नहीं होगा क्योंकि अब बटन है आपका, सिंपली सिर्फ एक हम इनपुट फील्ड ले रहे हैं, और इनपुट फील्ड का ही हम टाइप कर देंगे सबमिट, ठीक है। तो हम जैसे ही इनपुट फील्ड का टाइप सबमिट करते हैं, देखिए मेरा एक सबमिट बटन आ चुका है, ठीक है। अब इसका आप नेम वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि हम इसको यूज़ करेंगे। नेम हम भी लिख देते हैं वापस से सबमिट, और हम वैल्यू भी लिख देते हैं सबमिट। तो ये मेरा फॉर्म के क्योंकि अंदर है, तो ये मेरा फॉर्म का ही काम करेगा, फॉर्म को सबमिट करने का ही काम करेगा। तो हमको इसमें कुछ बताना नहीं पड़ेगा इसको कि किसको सबमिट करना है, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर ही लिख रहे हैं। अब बात आएगा कि क्या हम, वैल्यू है मेरा सबमिट, तो क्योंकि हम थोड़ा इस बारे में देखना चाहते थे, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख दिए हैं सबमिट। तो ये मेरा सबमिट अभी तो कर नहीं पाएगा क्योंकि हम कोई भी यहाँ पे फंक्शन डाले नहीं है। जो मेरा फंक्शन था अगर उसको हम डाल देंगे तो फिर ये एरर डाल देगा क्योंकि वो है नहीं हुई PHP अभी। तो ये मेरा रहा एक इनपुट फील्ड, आप देख लिए इसका टोटल फॉर्म का ये कंपोनेंट हो गया। अब आपके डाउट मन में क्वेश्चन होगा कि क्या हम फॉर्म के बाहर एक बटन तो बना सकते हैं। तो फॉर्म के बाहर अगर हमको बटन बनाना है तो हम लोग सिंपली क्या यूज़ करेंगे, बटन टैग का यूज़ करेंगे। और बटन टैग का यूज़ करने के बाद हम लोग लिख देंगे, जैसे कि हम लिखेंगे क्लिक मी। तो मेरा ये एक बटन आपका यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे एक हम BR टैग डाल देते हैं,
ओके, तो ये मेरा एक और बटन बनाने के लिए था, लेकिन यहाँ ये मेरा सबमिट जो इस फॉर्म को सबमिट कर देगा। जो भी हम यहाँ पे डेटा डालेंगे वो फॉर्म को सबमिट करने के लिए मेरा यह था इनपुट सबमिट बटन। ओके, अब मेरा एक और चीज़ आपको हम इसमें दिखाना चाह रहे थे। इनपुट फील्ड आपका हो ही गया लगभग, आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया है या तो ये रहा बटन। एक चीज़ क्या करते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, br के साथ साथ एक HR टैग भी डाल देते हैं। तो HR टैग अगर आपको नहीं बताया तो HR टैग बेसिकली क्या करेगा, एक लाइन डाल देगा बीच में। ये रहा मेरा लाइन, ये हम दोनों साइड डाल देते हैं, ऊपर नीचे फॉर्म के। तो फॉर्म मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से। यहाँ पे भी एक HR टैग डाल देते हैं। तो ये रहा मेरा फॉर्म कम्प्लीटली। ये फॉर्म का सेक्शन रहा नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। तो ये मेरा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो लगभग आप सब कुछ इसमें बता ही दिए। और अगर मेरा कुछ छूट रहा है तो दिस इज़ एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे एक और आपको एक चीज़ नोटिस आप कर रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे जो दिस इज़ एट्रीब्यूट लिखे हैं, किधर गया, या दिस इज़ एट्रीब्यूट, ए रेफ और एच टैग को जो हम यूज़ किए हैं, तो ये मेरा दोनों सेम लाइन के अंदर आ रहा है। तो रीज़न क्या है दोनों का सेम लाइन आने का, रीज़न मेरा यही है इनलाइन एलिमेंट, क्योंकि मेरा ए एंड एच रेफ दोनों का दोनों क्या है, इनलाइन एलिमेंट। तो अगर इसको हमको इनलाइन से हटाना है तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, या तो आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट को यूज़ करके उसके अंदर डाल दीजिए इस दोनों को, या फिर आप एक br टैग यूज़ कर दीजिए दोनों के बीच में, जो कि इस दोनों को एक दूसरे के नीचे कर देगा। ओके, तो ये था मेरा फॉर्म, आपका कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कोटेशन आपको बताना चाहते हैं, स्पेशली 3 कोटेशन, ब्लॉक कोट्स, साइट्स एंड ABBR। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाकर देखते हैं ब्लॉक कोट्स क्या होता है। तो ब्लॉक कोड के लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है BLOCK ब्लॉक कोड, और ये स्पेस दे देना है। और हम यहाँ पे बीच में कुछ वर्ड डाल देते हैं, जैसे हम लॉरियन, लेट्स सी 15 वर्ड। तो लॉरियन का 15 वर्ड हम डाल दिए हैं। और अब हम क्या कहेंगे, ब्लॉक कोड के अंदर क्या होता है बेसिकली, सपोज कीजिए कि आप किसी आर्टिकल से किसी जगह से भी कुछ कोट कर रहे हैं एक तरह से कोई डेटा को, जैसे कि ये डेटा हम किसी और साइट से लेके आए हैं, विकिपीडिया या कहीं से लेके आए हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डेटा जब बता दिए हम यहाँ पे, तो हम ब्लॉक कोड के अंदर यहाँ बता देंगे कि हम कहाँ से इसको साइट कर रहे हैं। हम साइट के जगह पे लिख देंगे जिस भी जगह से हम लिए, जैसे अगर vivek.org.in से लिए हैं तो हम यहाँ से इसको साइट कर देंगे। तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा कभी भी, बट इसका सोर्स में ये चीज़ होगा। जैसे कि इसका हम सोर्स में जाए तो यहाँ पे इस चीज़ को शो कर दिया जा रहा होगा कि यहाँ पे ब्लॉक कोड से आया है, किस साइट से आया है। तो गूगल जो साइट होगा वो समझ पाएगा कि वे कहाँ से आया है ये साइट, ये इन्फॉर्मेशन। ओके, देन ब्लॉक कोड्स के अलावा जो यहाँ पे होता है और 2 टैग अगर हम बात करें, तो एक होता है साइट, जैसे कि हम साइट को एक यहाँ पे भी यूज़ किए हैं, बट हम साइट से पहले आपको बताना चाहते हैं ABBR यानी एब्रिविएशन के बारे में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक P टैग लेते हैं, और P टैग लेने के बाद सपोज कीजिए हम लिखना चाहते हैं कि WHO वर्क्स फाइन। तो हम जैसे WHO के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो अब WHO जो है मेरा पे शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ABBR का, एब्रिविएशन का। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे ABBR, ओके। और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, और इसको हम जाके इसका एंड में लिख देंगे WHO के। हम यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो ABBR के अंदर हम WHO को लिख दिए। जैसे ही इसको हम सेव करते हैं तब देखते हैं यहाँ पे आ क्यों है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आया है ABBR लिखने के बावजूद। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका टाइटल, कि आखिर ये क्या है, हमको बताना पड़ेगा। तो हम टाइटल में क्या लिख देंगे, टाइटल ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम जैसे ही WR है तो यहाँ पे देख सकते हैं लिटिल इसके नीचे जो आ गया है, लिटिल डॉट का आ गया है, और जैसे इस पर हम होवर करेंगे तो हमको बता रहा है कि वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है। तो ये एक तरह का एब्रिविएशन हुआ। एक एब्रिविएशन जो आप यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ किए हैं साइट, इसको हम अगेन यूज़ करके दिखा रहे हैं आप P टैग के कंटेक्स्ट में। तो जैसे कि हम कुछ और यहाँ पे लिखते हैं, कुछ और डेटा में अगर हम लिखें और इसको हम साइट करना चाहें, तो एक और साइट का हमको क्या यूज़ होता है, आप कि मान के चलिए किसी कुछ वर्ड को बताना चाहते हैं, जैसे कि HTML क्रैश कोर्स बाय विवेक इज ऑसम, ठीक है। तो हम यहाँ पे HTML क्रैश कोर्स जो है ये साइट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे CITE, ठीक है।
और इसको हम HTML कोड्स को इस साइट के अंदर, इससे भी कुछ चेंज नहीं होगा। जस्ट आप यहाँ देखिएगा कि वो इंडेंटेशन उसका चेंज हो जाएगा जस्ट, और बस गूगल को पता रहेगा कि इसको हम साइट करना चाह रहे हैं, HTML क्रैश कोर्स को इस पे इसको साइट करना चाह रहे हैं, तो ये उसको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये 3 एब्रिविएशन के बारे में बात करना चाहते थे, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं एब्रिविएशन की जगह पे। ये 3 मेरा कोटेशन है, ये चीज़ को हम यहाँ बता देते हैं। तो ये मेरा रहा, और ये रहा QUATATIONS कोटेशंस। और अब हम देखें तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो आता है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिमेंटिक टैग्स का। तो सिमेंटिक टैग्स बेसिकली क्या होता है कि HTML5 जो है डिफाइन किया गया है कि एक क्लियरली डिफाइन कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है कि दोनों को है कि ब्राउज़र को भी पता चल जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और डेवलपर को भी पता चल जाए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो डिव या स्पैन, जिसके यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये कि नॉन स्पैन सिमेंटिक टैग्स है। लाइक ये कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। जैसे हम डिव के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ये कुछ बता नहीं रहा है कि वो आखिर है क्या, ठीक है। अब जैसे कि कुछ हो तो कुछ भी सकता है एक साइट पे, तो इसी के लिए कुछ कुछ सिमेंटिक टैग्स बनाया गया है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है फॉर्म, टेबल, आर्टिकल, ठीक है, और भी बहुत सारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक टेबल, जैसे कि ये सब ऑल सारा सिमेंटिक टैग्स है। आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, फिग कैप्शन, फिगर्स, ये सब मेरा सिमेंटिक टैग्स है। जैसे कि हम फुटर लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि फुटर जो नीचे होता है जिसके अंदर कुछ कुछ लिंक्स होता है, कॉपीराइट का मार्क होता है। हेडर जो होता है उस पर क्या होता है, आप एक उसका टॉप बात बता रहे हैं। आर्टिकल के अंदर उसका मेन कंटेंट होगा। साइट के अंदर बेसिकली हम लोग नेविगेशन के कुछ कुछ लिखते हैं, कि जैसे कि कुछ कुछ कैटेगरी में जाना रहता है। अगर हम एक न्यूज़ का सपोज कीजिए साइट बना रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे इस तरह से एक तरह से पेज को हम लोग को डिज़ाइन करना होता है। कोई भी पेज अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो इस तरह हम लोग डिज़ाइन करते हैं ताकि कोई भी डेवलपर उस कोड को रीड करे, या ब्राउज़र रीड करे, या गूगल रीड करे, तो उसको समझ में आए। तो इससे क्या होता है, एसईओ फ्रेंडली बनता है एक तरह से साइट। तो चलिए एक पेज हम लोग इस तरह से बना लेते हैं जल्दी से, और इसके बाद हम लोग इस कोर्स को एंड करेंगे। तो एक पेज बनाते हैं, न्यू पेज, और index.html के अलावा हम एक पेज बना लेते हैं, हम लिख देते हैं news.html। ओके, तो news.html पेज बना लिए। तो अगेन हमको यहाँ पे बेसिक HTML जो है वो हमको लिखना पड़ेगा। तो इसका एक और तरीका क्या है, अगर आप VS कोड यूज़ करें तो हम क्या लिखेंगे, HTML लिखेंगे, और यहाँ पे HTML5 जो है इसके इमेट एब्रिविएशन जो आप देख रहे हैं, इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये मेरे लिए बेसिक कोड लिख देता है HTML का, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मेटा टैग भी लगा चुका है हेड के अंदर, और ये मेरा बेसिक HTML लिख दिया। हमको सिंपली बॉडी के अंदर अपना HTML लिखना रहेगा। तो ये एक खास बात होता है अगर आप एक्लिप्स या इस तरह का कोड कोई भी कोड एडिटर यूज़ करते हैं, अनलेस अगर आप नोटपैड यूज़ ना कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग बॉडी के अंदर आते हैं। तो अब बॉडी के अंदर आपको जैसे कि हम बताए थे कि इसमें क्या है, सबसे पहले हेडर है। तो हम लोग हेडर में इसमें लिखेंगे, हेडर में आके हम टैब डाल देंगे। तो ये मेरा हेडर आ गया। नीचे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक सेक्शन को लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन लिखेंगे, और अगेन लिखेंगे। तो ये मेरा सेक्शन आ गया। सेक्शन के अंदर हम आर्टिकल चलिए डाल देते हैं, आर्टिकल, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक ढांचा आपका तैयार हुआ, आप इसे समझ गए होंगे। अब इसके अंदर भी हमको चलिए कुछ लिख के दिखाते हैं आपको। तो अब हम क्या करेंगे, हेडर के सबके अंदर हम अपना इसको ऑन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक के जगह पे ये मेरा जहाँ पे index.html है, ये फॉर्म सबमिट के टाइम में आ गया होगा, अच्छा, ठीक है। तो जहाँ पे मेरा index.html था, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, news.html। जैसे इसको हम रन करते हैं तो मेरा ये पेज आ जाएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे कुछ भी डाले नहीं है अभी तक, इसलिए मेरा कुछ भी लोड नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना एक h1 डाल देते हैं, हम लिख देते हैं ऑल लेटेस्ट न्यूज़, सपोज कीजिए लेटेस्ट न्यूज़। तो ये मेरा इसका हेडिंग हो गया, ये तो मेरा ये क्या हो गया, हेड। अब आर्टिकल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ टाइटल लिखते हैं, ठीक है, फिर उसका डेट लिखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं। सबसे पहले हम टाइटल में यूज़ कर लेते हैं S3 टैग को। S3 टैग में हम क्या लिख देते हैं, न्यूज़ पोस्ट 1, ठीक है। तो मेरा ये न्यूज़ पोस्ट 1 हो गया। अब हमको क्या लिखना रहता है कि डेट, किस डेट को आया है। तो इसके लिए चलिए एक हम आपको बताएं भी नहीं, स्मॉल टैग का हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। तो स्मॉल ज़रूरी नहीं है, आप सपोज कि S6 को भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जनरली हम लोग स्मॉल टैग को यूज़ करते हैं। हम लिख देते हैं पोस्टेड ऑन, सपोज कीजिए आज है जैसे 29/9/2022,
ओके, तो इस डेट को ये पोस्टेड हुआ है। और अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ को बता दें, तो ये मेरा ये 2 चीज़ हो गया। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इस आर्टिकल को कॉपी कॉपी करके बाहर लिख सकते हैं। अब नीचे हम क्या करते हैं, एक और पी टैग लगा देखें। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक पी टैग लिख के हम जो भी उसका आर्टिकल में लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिख देते हैं लॉरियम सॉरी, और हम 10 वर्ड का कुछ लिख देते हैं। तो अब मेरा क्या होगा, 10 वर्ड का यहाँ पे आर्टिकल का आ गया। 10 से शायद काम ना चले, हम लोग को और लिखना पड़ेगा, बट हम लोग लिखेंगे आगे चल के। अब क्या होता है, आर्टिकल में एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हमको अगर इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, पूरा पढ़ने के लिए एक हम नीचे ए टैग लगा देते हैं। ए टैग में क्या होगा कि हमको बताना पड़ेगा कहाँ पे इसको ले जाना है, तो हम कुछ भी लिख देते हैं post.html, और मेरा ये ए टैग लेके जाएगा, इसमें हम लिख देते हैं रीड मोर। ठीक है, तो या सी, अब देखिए हम ए टैग लगाए हैं और ए टैग मेरा नीचे आ रहा है। अब बताइए आप इसका रीज़न क्या हो सकता है। जैसे कि आप लोग पढ़े थे कि ए टैग मेरा कौन सा एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है ए टैग, बट स्टिल ये नीचे आ रहा है, ये सेम लाइन में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मेरा कौन सा टैग है, पी टैग है। तो पी टैग मेरा लेकिन कौन सा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो पी टैग इसको पुश कर दे रहा है नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि लास्ट में इसका पी से खत्म हो रहा है। ओके, तो ये मेरा रीड मोर रहा, बट हम यहाँ पे कुछ और वर्ड डाल देते हैं। लोरियम में 10 से हो नहीं रहा है, हम सिंपल लॉरम से करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं 25। इसको हम सेव करते हैं, तो यह ना अब ये थोड़ा आर्टिकल की तरह लग रहा है। और हम क्या करेंगे, इसी टाइप से और भी आर्टिकल्स बना लेंगे, और ये 2 बन गया, 2, इसका नाम रख देते हैं 3। तो ये मेरा 3 आर्टिकल बन गया यहाँ पे, न्यू पोस्ट 1 2 3। ठीक है, रीड मोर करके हो गया कि नेक्स्ट पे जाने के लिए। तो ये हम आपको एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहे हैं अभी के लिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ गया कि हेड हमको बनाना है, और जो कि आपको ऑलरेडी बना दिया, हर बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो आपको डेटा वो बताया गया था, जो उसमें आपका रहा हेड है और ये रहा सेक्शन। तो अब आपको अब बनाना है, अब अगर हम इस वापस से उस टैब में चलें और देखें कि क्या मेरा बनाना रहता है, तो ये रहा। अब हमको ये मेरा हेडर बन गया। नेव हम चलिए बाद में बना लेंगे, नेव भी आप समझ ही रहे होंगे। नेव हम एसाइड के अंदर ही आपको चलिए बना के दिखा देते हैं, एसाइड के अंदर कैसे नेव बन जाता है। एसाइड के अंदर बेसिकली हम लोग क्या बनाते हैं कि कुछ कुछ कैटेगरी होगा न्यूज़ का, तो वो कैटेगरी हम लोग एसाइड में दिखाते हैं, तो उसी में आपको नेव का भी दिखा देंगे कैसे बन जाएगा। तो हम लोग आ जाएंगे सेक्शन से बाहर, और सेक्शन से बाहर हम लोग लिखेंगे एसाइड। ओके, और एसाइड के अंदर हम लोग लिख देते हैं, सपोज कीजिए S3 के अंदर ही कैटेगरीज। ओके, कैटेगरीज के अंदर आके हम लिखते हैं कुछ मेरा लिंक, जैसे कि हम अनलिस्टेड लिंक, अनऑर्डर लिंक बना लेते हैं, और अनऑर्डर लिंक के अंदर हम लिंक बनाते हैं। ठीक है, लिंक के अंदर हम ए टैग का यूज़ करके, ए टैग में आपको href लगाना होगा, तो href, हाँ, तो अगेन href में आपको एक चीज़ बता दें कि सपोज कीजिए href में आपको कहीं नहीं ले जाना है, ठीक है, उस पर क्लिक होने के बाद तो हम लोग वहाँ पे हैच लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैटेगरी, कैटेगरी 1, आई कैन राइट टाइप इट करेक्टली, कैटेगरी 1, और इसी तरह से हम कुछ 3-4 लिस्ट बना लेते हैं। ये मेरा हो गया कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। तो मेरा 4 लिस्ट बन गया। तो ये मेरा हो गया आपका एसाइड। अब सेम चीज़ आप क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग जो यहाँ बनाए हैं, इसको हम लोग नैव के अंदर राइट कर देते हैं, ताकि ये नेविगेशन लगे। तो सेम चीज़ स्नैप के अंदर कर देना है, और बाकी हम लोग CSS से इसको हैंडल करते हैं। तो CSS तो इस कोर्स में अभी हम लोग इस पे बेसिक बात करेंगे नहीं, तो नेक्स्ट हम लोग CSS का बात करेंगे, उसमें हम लोग बताएंगे कैसे इसको और CSS से अच्छा बनाया जाता है। तो अभी नैव लगाने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग, अब एसाइड बन गया तो हम लोग का बचता है फुटर। तो हम लोग फुटर अगर देखें तो हम लोग लिखेंगे फुटर, और फुटर में हम लोग क्या करते हैं, पी टैग लगा देते हैं, और पी टैग के अंदर लिखेंगे कॉपी राइट ऑफ स्टूडेंट। अब कॉपीराइट में चलिए स्टूडेंट हटा देते हैं। कॉपीराइट में आपको कॉपीराइट का जो सिंबल लगाना होता है, इसके लिए भी सब HTML का अलग अलग होता है, तो आप चेक कर सकते हैं गूगल से। इसके लिए कॉपीराइट के लिए क्या होता है, हम लिखेंगे एंड कॉपी, और ये इससे मेरा हो जाएगा कॉपीराइट, एक तरह से कॉपीराइट का आ जाएगा। लिख देंगे 2022
बाय स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे फुटर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे @c वाला जो है यहाँ पे सिंबल आ चुका है। ठीक है, तो अगेन मेरा ये लगभग बन चुका है। एग्जैक्टली ये पोस्ट जो है सीमेंट से बन चुका है। अब इसमें हम एक चीज़ आपको क्या बताना चाहेंगे कि होता क्या है कभी-कभी कि एक ही आपका साइट में मल्टीपल हेडर होता है। सपोज़ कीजिए कि आप ये जो न्यू पोस्ट 1, 2, 3 है सबको आप हेडर ही कह रहे हैं। तो आपको क्या होता है कि हेडर और फुटर को हमेशा एक आईडी आपको दे देना चाहिए, जो कि होना चाहिए मेन हेडर एंड मेन फुटर। ठीक है, इससे क्या पता चल जाता है कि ये मेन हेडर है और मेन फुटर यही है। अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई भी रीड करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन-सा मेन हेडर है, कौन-सा मेन फुटर है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप हमको क्या कीजिए कि आईडी डाल दीजिए। हेडर के केस में भी हम जैसे डाल दे रहे हैं, आईडी क्या डाल देंगे हम डाल देंगे मेन हेडर। सेम चीज़ हम लोग करेंगे आईडी फुटर में भी डालने के केस में। फुटर में भी हम लोग क्या डाल देंगे, आईडी डाल देंगे मेन, बाहर चला गया, मेन फुटर। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि आप जैसे कि हम ये बनाए हैं यहाँ पे सेक्शन, तो हम S3 को भी एक तरह से हेडर के अंदर डाल सकते हैं, हेडर में डाल सकते हैं, हेडर टैग के अंदर। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा मेरा मेन हेडर है। ओके, तो लगभग मेरा साइट कंप्लीट हो चुका है, बट हम इसमें थोड़ा-सा कुछ सीएसएस दिखा देते हैं आपको। सीएसएस बेसिकली हम लोग अब आगे अच्छा से बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, बट इसका एक ग्लिम्स आपको छोटा-सा दे सकते हैं। एचटीएमएल कोर्स आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्रैश कोर्स। तो हम लोग थोड़ा-सा आपको सीएसएस दिखा देना चाहते हैं, तो आई होप यू विल सी। अच्छा लगेगा आपको। जैसे किसी को इसी मेरा ये साइट बन चुका है, इसको अगर हमको थोड़ा-सा इम्प्रूव करने का मन कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, स्टाइल लिख देते हैं। तो ये लिंक करने का होता है, आप एक्सटर्नली भी लिंक कर सकते हैं, बट सपोज कीजिएगा अगर आपको सेम इस पे लिंक करना है तो हम कैसे लिंक करेंगे, आप क्या लिखिए, सिंपली स्टाइल लिखते हैं। ओके, और हम अब क्या करते हैं, इसके अंदर आपको जो भी आप लिखिएगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा स्टाइल बन जाएगा बाकी टैग के लिए। तो अब देखिए, अब जो हम यहाँ पे आईडी लिखे हैं, यहाँ पे भी आईडी का मेन काम होगा। तो हम अभी मेन हेडर, मेन फुटर जो हम लिखे हैं आईडी, इसका जानबूझ के इसका रीज़न लिखे हैं, लिखने का एक रीज़न है। तो हम क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर हम आप जो भी लिखते हैं, क्योंकि अभी इसी पेज के अंदर तो कोई भी लिंक करने का जो होता है, तो ऐसे हम लोग को लिंक करना पड़ता है कि कौन सा स्टाइल से ये आ रहा है, स्टाइल पेज से आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम हैच लिखेंगे और हम लिखेंगे इसका, हम जो आईडी दिए हुए हैं मेन हेडर, तो ये मेरा है इसका, और इसमें ये डालेंगे। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले आपको हम करके दिखाते हैं कि टेक्स्ट अलाइन। अब ये क्या होता है, ये आपको अभी हम नहीं समझाएंगे, जस्ट आपको हम छोटा सा दिखा दे रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट अलाइन होता है कि टेक्स्ट को किधर रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, या सेंटर पे रखना है। तो जैसे हम किए हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये मेरा कहाँ के चला गया, सेंटर। इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं सीएसएस का। आप सीएसएस पूरा का प्रो बन जाइएगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसका हम सीएसएस का भी क्रैश कोर्स ले आते हैं। बट अभी के लिए हम इसको सिंपली आपको दिखा रहे हैं। तो हम टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे कर दिए, सेंटर में। तो मेरा टेक्स्ट कहाँ चला गया, सेंटर। सेम चीज़ हम फुटर के लिए भी कर देते हैं। तो हम लिखेंगे हैच मेन फुटर। ठीक है, तो हम फुटर के लिए भी सेम लिख देते हैं, टेक्स्ट लाइन हम कर देते हैं सेंटर। मेरा टेक्स्ट लाइन, इसको हम कर देते हैं सेंटर। तो मेरा आप यहाँ पे देख सकते हैं फुटर जो है मेरा सेंटर में चला जाएगा। फुटर में हम एक और चीज़ कर देते हैं आपको, फॉन्ट साइज जो है इसका हम बढ़ा देते हैं। तो हम फॉन्ट साइज कितना कर देंगे, तो मेरा टेक्स्ट का साइज बेसी बढ़ जाएगा। जैसे आपको हम बता रहे थे, आपको याद होगा कि H1 H2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहें तो फॉन्ट साइज किसी का भी इंक्रीज कर सकते हैं और सबको जैसे कि अभी मेरा हम फॉन्ट इसमें किसको यूज़ किए हैं, पी टैग को यूज़ किए हैं, और इसका हमको साइज बढ़ाना है। तो हम क्या कर देंगे, जितना ही बढ़ाना है, जैसे कि इसको हम कर देते हैं, सपोज कीजिए 20 पिक्सल का। तो हम यहाँ 20 पिक्सल करेंगे तो इसका साइज बढ़ चुका है, और ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप कॉपीराइट। ओके, तो इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है, बट वो सब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आपको अच्छा लगा ये। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा सीएसएस का वीडियो। सीएसएस का वीडियो अच्छे से देखिएगा कि अभी जो आपका ये लेआउट्स आप बनाए हैं, इसको डिज़ाइन करने का, इसको बेसिकली प्रोफेशनल साइट बनाने के लिए आपको इस सीएसएस का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अभी ऐसा साइट किसी को दीजिए कैसा अजीब लग रहा है देखने में, बट इसी में अगर आप सीएसएस डाल दीजिएगा तो इसका रूप रंग जो सुंदर जिसको कहा जाता है, वो कहा जाता है सीएसएस। तो इस साइट से अगर आपको इस साइट की तरह बनाना है, पर्सनल साइट या कोई भी तरह का साइट, तो ये सब में सीएसएस है। ठीक है, तो ये सीएसएस का कमाल है, जो कि वो साइट, ये सब साइट इतना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सीएसएस, जैसे कि इमेज है, इसको सर्किल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी हम लोग का वहाँ पे इमेज था, बट उसमें सर्किल नहीं कर पा रहे थे, तो सर्किल कैसे कर सकते हैं। बाकी ये बटन है, इसमें जैसे हॉवर इफेक्ट आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये सब हम लोग का होगा सीएसएस वीडियो में।
तो इसमें एक और चीज़ हम चलिए कर देते हैं आपका, जैसे कि इसमें हम लोग का 2 पेज है, तो 2 पेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक aref डाल देते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक a टैग डालते हैं जो कि हमारा जाएगा index.html, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं go to main page। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे आ चुका है गो टू मेन पेज, आप देख सकते हैं। तो हम जैसे ही गो टू मेन पेज पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे मेन पेज पे आ गए हैं। तो सेम वे हम क्या करते हैं, index.html में भी डाल देते हैं ताकि हम लोग अपने पेज पे एक तरफ से उधर जा सकें। तो ये इसी तरह हम लोग नेविगेशन का यूज कर भी दिखा दिए आपको। यहाँ पे भी बॉडी के अंदर हम डाल देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कौन सा पेज है मेरा, news.html। तो यहाँ पे भी सेव कर देते हैं, ये होगा गो टू मेन पेज। और यहाँ पे हम कर देते हैं गो टू न्यूज़ पेज। तो मेरा गो टू न्यूज़ पेज पे हो गया। तो हम जैसे ही न्यूज़ पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गए और मेन पेज पे जा रहे हैं, तो हम ये पेज पे इधर उधर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब एक चीज़ और हम छूट रहा भी याद आ गया हमको, तो एक आपका छूट रहा है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख चुके हैं कुछ कुछ मेटा डेटा ऑलरेडी है, बट गूगल के लिए, जैसे गूगल रीड कर पाए साइट को, गूगल तो अब बेसिकली बहुत स्मार्ट हो गया, पूरा का पूरा आपका आर्टिकल ही रीड करता है। बट फिर भी गूगल को आप क्या रीड कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेटा डेटा में डाल सकते हैं। जैसे कीवर्ड होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ये सब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेटा में डाल सकते हैं। तो जैसे लिखेंगे मेटा, ओके। तो मेटा लिख के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारा मेटा डेटा में लिखा गया है। तो अब कुछ भी नहीं, अब शो कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पे देखना है। अब मेटा के अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे कि हम सबसे पहले लिखते हैं नेम। तो मेरा नेम क्या है उस चीज़ का, तो नेम मेरा है डिस्क्रिप्शन, मान के चलिए डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन में हम दूसरा हमको देना पड़ेगा एट्रीब्यूट एक कंटेंट का। तो मेरा कंटेंट क्या है, तो हम लिखेंगे ऑल द लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। तो ये मेरा पहला मेटा डेटा हो गया। दूसरा मेटा डेटा अगर हम बात करें तो एक और मेटा डेटा हम याद है तो होता है कीवर्ड। तो कीवर्ड में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप हर जगह कीवर्ड का तो आजकल यूज़ करते ही होंगे। तो जैसे कि हम लिख देते हैं लेटेस्ट न्यूज़। बेसिकली आपको सब कीवर्ड कॉमा डाल के लगाना है, जैसे अपना कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं, विवेक साइट, कुछ भी। तो ये सब आपका कीवर्ड के अंदर रीड करेगा गूगल। तो ये सब जैसे कीवर्ड कोई सर्च किया तो आपका साइट को वो पहले लोड करना चाहेगा। तो इस तरह इसके लिए हम लोग ये मेटा डेटा का यूज़ करते हैं। सो आई थिंक ये हमारा टॉपिक को एंड करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस HTML क्रैश कोर्स, इट्स रियली मीन्स अ लॉट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS का क्रैश कोर्स हो। अगर अब तक आप वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही आपका HTML का क्रैश कोर्स मिल जाए, अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हैं तो शायद आ भी गया होगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा अगर आ गया होगा तो। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही क्रैश कोर्स डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।